सेगमेंट, ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके हवाले से हर लड़की, हर औरत ही बड़ी कंसर्न होती है। बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने इस रूटीन के साथ, अपने इस वर्कलोड के साथ मुझे बताइएगा भी, जैसे वीकेंड आ रहा है तो आपकी क्या रूटीन होती है वीकेंड पे? वीकेंड पे तो वीकेंड पे भी हम लोग काम ही कर रहे होते हैं। टाइम निकाल पाती है? हाँ जी बिल्कुल, मैं बहुत एक्टिव हूँ इस तरह से भी कि मैं अपने आप को भी जरूर ईज में रखती हूँ। वीकेंड पे संडे में दोपहर में हम लोग मूव करते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको पता है ये कॉलोनीज जो हैं वो अब बड़ी अच्छी अच्छी बन गई हैं हमारी साइड्स पे। रॉयल ऑर्चर्ड में भी मेरा घर है, तो वहाँ पर हम लोग मूव करते हैं, वहाँ पर एक थोड़ा पिकनिक टाइप जो है वो सेलिब्रेट करके। इसके अलावा भी हमारी एक्टिविटीज होती ही रहती हैं कोई ना कोई, तो उसमें भी एक्टिवली इन्वॉल्व होती हूँ मैं। चलें, ये अच्छी बात है कि फैमिली को टाइम देना। हाँ बिल्कुल, एसओजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई है लास्ट वीक में कराची में, तो उसके लिए टाइम निकालना, मैनेज करना और पेशेंट्स को भी मैनेज करना मीनवाइल 3-4 डेज के लिए, तो वो भी वहाँ पे एंगेज रहे हैं। तो वो हमारी एकेडमिक प्लस रिक्रिएशन दोनों, काफ़ी अरसे के बाद हमें ये चांस मिला तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट किया। फिर ई पोस्टर था मेरा वहाँ पे, ई पोस्टर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रेजेंट किया, तो वो एक मैंने इंजॉय भी किया कराची। कैसा रहा? बहुत, इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो मैंने कराची को भी इंजॉय किया और अपना एकेडमिक जो थी एक्टिविटी उसको भी इंजॉय किया, और जो दूसरे लोग थे उनके एक्सपीरियंसेस या जो भी टॉपिक्स थे अच्छे अच्छे उनको सुना, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सुने। तो ज़ाहिर है इससे आपकी ग्रूमिंग भी होती है, आप तो हर रोज़ टिल लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ आप सीख रहे होते हैं। एग्जैक्टली चीज़ें जो है वो अपने आइडियाज़ शेयर करने से, एक दूसरे से मिलने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी ग्रूम होती हैं। ठीक है जी, डॉक्टर नासरा हमारे साथ मौजूद हैं और हम अपनी आज के डिस्कशन का आगाज करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं वजाइनल डिस्चार्ज के हवाले से, और इससे रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं एक लड़की को, एक खातून को वजाइनल डिस्चार्ज के हवाले से कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या बातें जानना अहम है। डॉक्टर साहिबा, आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? बिकॉज आई थिंक दिस इज वेरी सेंसिटिव येट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके बारे में इल्म होना चाहिए। हर खातून इस बारे में कंसर्न होती है, लेकिन चूंकि सोसाइटी ऐसी है, थोड़ी सी बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं कि खुल के इस हवाले से बात नहीं कर सकते। लेकिन हमारी कोशिश ये कि अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो हम वो तमाम चीजें, वो तमाम बातें और इंफॉर्मेशन डिलीवर कर सकें जिसके बारे में जानना जरूरी है। पहला पॉइंट, आप इस बारे में क्या ऐड करना चाहेंगी? सबसे पहला तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज चूज किया है। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में अवेयरनेस ना हो तो आप खुद ही अपना नुकसान कर रहे होते हैं। हमारी यंग गर्ल्स, हमारी लेडीज, जनरल एक कॉन्सेप्ट ये है कि लिकोरिया एक बहुत बड़ा कोई मर्ज है। और वो हर चीज को, जो भी अगर वेजाइनल रूट के थ्रू अगर कोई आ रहा है डिस्चार्ज, तो उसको लिकोरिया लेबल करके और अननेसेसरी बहुत अद्वियात, कभी हकीम की, कभी होम्योपैथिक टाइप, कोई डॉक्टर लोकल LHVs, मिडवाइफ्स, इस तरह से अपने आप को ना सिंस स्टार्ट ऑफ हर यंग एज जैसे है तो ओवर ट्रीट कर रहे होते हैं और मेल ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके बारे में अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, डिस्चार्ज ना दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज और एक होता है एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। कुदरत ने ये चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ना तो कुछ चीज़ें ऐसी रखी हुई होती हैं जिससे उनकी हेल्थ मेंटेन होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो ये इंटीमेट पार्ट है इसको कुदरत ने नॉर्मल रखने के लिए नॉर्मली ही सिक्रीशंस जो है ना उसमें रखी हुई हैं। तो नॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो अगर नहीं है तो दैट इज एबनॉर्मल। तो एरिया जो है वो कुदरत ने इसलिए वेट रखा हुआ होता है। नॉर्मली जो सर्विक्स है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, और जो वेजाइना है, एरिया है, उसको वेट रखा है नेचर ने। अदरवाइज अगर वो ड्राई होगा तो वो डैमेज होगा, और डैमेज होगा तो वो वहाँ पर फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी होगा और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो नॉर्मल हमने जो उसका हेल्दी फ्लोरा है उसको डैमेज नहीं होने देना, ठीक है। तो इसीलिए अननेसेसरी मेडिकेशन जो है ना अवॉइड करनी है। ये वही बात है कि आप इंफॉर्मेशन अगर लेना भी चाह रहे हैं तो ऑथेंटिक सोर्स से इंफॉर्मेशन लें कि ये जो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है वेदर इट्स नॉर्मल और एबनॉर्मल। हाँ, बाज़ ऐसा भी होता है कि हम किसी चीज के बारे में कंसर्न होते हैं तो हम फौरन से गूगल खोलते हैं, वहां पर सर्च करते हैं, जो भी वेबसाइट है वहां से इंफॉर्मेशन लेके, रेमेडीज लेके वी स्टार्ट ट्राइंग। हाँ, तो वो ये चीजें बड़ी प्रॉब्लमेटिक है बहुत ज्यादा। ये तो अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया ना, यंग गर्ल्स ना जैसे शाये होती हैं वो नहीं डिस्कस करती अपने घर वालों से, अपने बड़ों से नहीं डिस्कस करती। अपनी जैसे क्लोज कॉन्टैक्ट्स में फ्रेंड से बात कर ली या खुद ही सर्च कर लिया और कोई ऐसी रेमेडीज अप्लाई करना शुरू कर दी। तो इसके लिए एक तो आपको जैसे कोई प्रॉब्लम ऐसे फील हो रहा है
आप अपने घर में बड़ों से डिस्कस कर लें और आप किसी रिलायबल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं और उनसे डिस्कस कर लें बिफोर स्टार्टिंग एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, कब आपको ये महसूस हो सकता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम? देखें, जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है या सिक्रीशंस जिसको हम बोलते हैं, वो नॉर्मली जैसे वाटरी कलर की होती हैं या लाइट वाइट कलर का इस तरह से होता है, ठीक है। और उसमें लाइट सा टिंज होता है, स्मेल का ऐसे नहीं होता, मतलब थोड़ा सा जैसे एक लाइट सा फीलिंग आती है, ठीक है। इफ इट इज एबनॉर्मल, ठीक है, आपको फाउल स्मेल लो, आपको वहां उस एरिया पे इचिंग स्टार्ट हो जाए, या जो डिस्चार्ज है उसका कलर चेंज हो जाए, जैसे येलोइश होना शुरू हो गया है या ग्रीनिश होना शुरू हो गया है, या उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, ये सिचुएशन अलार्मिंग हो सकती है। हाँ, या फिर आपको वो ऐसे कर्डी वाइट सा ना डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट इज एबनॉर्मल। अदरवाइज इसके लिए किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक वर्ड तो हम यूज कर सकते हैं एबनॉर्मल, लेकिन कब हमें लगेगा कि ये सिवियर है या कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन है? बस जब भी आपको उस डिस्चार्ज में पेन, कोई भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, जैसे आपका साइकिल इरेगुलर हो रहा है, ओके, ठीक है, और इसके अलावा आपको उसका कलर चेंज हो रहा है, वाइट हो गया है, ग्रीनिश हो गया है, आपको यूरिन करते वक्त जलन हो रही है, ठीक है, और आपके वहां पे रैशेस बन रहे हैं, ठीक है, कर्डी वाइट डिस्चार्ज, ये सारी चीजें एबनॉर्मल है। जो नॉर्मल होगा ना, इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। ठीक, हाँ, सही है। तो ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को किस तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं, डिस्चार्ज जो है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करता। एबनॉर्मल डिस्चार्ज, हाँ, एबनॉर्मल डिस्चार्ज भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है डिस्टर्ब नहीं करता, अगर ये उसी एरिया पे है। अगर ये ट्रांसफर करके ऊपर चला गया है और यूट्रस में एंटर हो गया है और ट्यूब्स में एंटर हो गया है और ओवरीज में एंटर हो गया है, जो कि हमारा ऊपर का ट्रैक है, जो कि पेट में होता है, पेल्विस में होता है, तो फिर ये एबनॉर्मेलिटी कर सकता है। अगर ये लोकल जगह पर मौजूद है और ट्रेवल नहीं किया, तो फिर ये पीरियड का प्रॉब्लम नहीं कर सकता, लेकिन इसकी वजह से लोकल एरिया पर ब्लड थोड़ा बहुत इस तरह से हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, वैसे इसकी कॉजेस क्या हो सकती है, क्या रीजंस हो सकती हैं? अच्छा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बात बताना चाहूंगी ना, वो ये है कि जो यंग अनमैरिड गर्ल्स है ना, उसमें यूजुअली एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो ज्यादातर जो कॉमन होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो होता है ना येलोइश और ग्रीनिश और ये ज्यादातर प्रॉब्लम होता है मैरिड फीमेल्स को, अनमैरिड को नहीं होता, बिकॉज उनका जो है वो एरिया इंटैक्ट होता है, तो वहां से कोई ऐसा एक्सटर्नल सोर्स उस तरह जाता नहीं है। जो फंगल इन्फेक्शन है उसकी रीजंस में तो आपकी जो अनहेल्दी डाइट्स है वो हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर शुगर की है उसकी वजह से है, आपने कोई ऐसी पिल्स वगैरह ली हुई हैं अननेसेसरी, आपको खून की कमी हो रही है, ठीक है, आपको कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी चल रही है, पुरानी बीमारी चल रही है जिससे आपकी इम्यूनिटी, बिकॉज ये जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी हो रहे होते हैं, लो इम्यूनिटी में खून की कमी है वो सब शामिल है, या आपने जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली यूज किए, या आपने ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अपने पेशेंट्स को ना जरूर हाईलाइट करती हूँ कि जैसे आप कोई पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, हाँ, वो क्रॉस इन्फेक्शन कर सकते हैं, कि वो किसी और का इन्फेक्शन था, गंदे हाथ लगे हुए थे, जैसा भी था, आपने वो यूज कर लिया है टॉयलेट, उसमें लोटा वगैरह यूज कर लिया, तो वो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहे होते हैं। जो मैं अनमैरिड की बता रही हूँ, ठीक है, कि जो एक्सटर्नल सोर्सेज है ना उनमें एक पब्लिक टॉयलेट भी है। पब्लिक टॉयलेट मीन्स के वो सारे टॉयलेट्स जो आपके घर के अलावा हैं, आप अगर कोई हॉस्टल में रह रहे हैं तो अभी ज़ाहिर है वहाँ जितनी गर्ल्स रह रही होंगी, तो अगर किसी एक को इन्फेक्शन है तो वो दूसरे को भी फिर ट्रांसफर हो सकता है जब वो आप सेम टॉयलेट यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आप कोई टीचर हैं, आप स्कूल में हैं, तो वहाँ पर भी आपको ट्रांसफर हो सकता है। तो आपने उस वक्त अपने जो है ना सैनिटेशन का, अपनी सफाई का ख्याल रखना है ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि नॉर्मली मैंने बताया ना, नेचर ने इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, डैमेज होने से बचाने के लिए उसको ड्राइनेस नहीं होने देते, खुद एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि उसको एरिया को थोड़ा वेट रखता है। अगर आप ओवर वाइप करते जाएंगे एरिया को, ठीक है, या आप वहाँ पर कोई भी जैसे रेजर है या कोई क्रीम्स हैं या कोई भी जैसे ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है ना वैक्स का, ये सब दे आर सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, वहां पर ये इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वो एरिया को डैमेज करते हैं और फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाते हैं। तो आपने ओवर वाइप नहीं करना, बहुत ज्यादा जगह को बार बार जो एरिया को अगर आप वॉश करेंगे ना रगड़ रगड़ के, तो आपके नॉर्मल सिस्टम को वो डैमेज करेगा, एरिया ड्राई होगा एंड देन इट विल कॉज
इन्फेक्शन। यानी इटसेल्फ एक सिस्टम है जो कि उसको हेल्दी रखने के लिए बनाया गया है, हमारे अंदर है। तो अगर हम खुद से कोशिश करते हैं टू कीप इट क्लीन, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। नहीं, क्लीन आप रखें, आप जेंटल, बट नॉट टू मच। हाँ, मतलब आप ओवर अगर आप रगड़े किसी चीज को तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा। इसी तरह से ये वैक्स वगैरह ये सारा बेसिकली वो यही है ना, इसमें आप छील ही रहे हैं जगह को। अगर आप नॉर्मल सॉफ्ट किसी स्ट्रक्चर से उसको वाइप कर रहे हैं, दैट इज ओके। अगर आप कोई ऐसा मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं जो कि जिसमें कोई ऐसे यानी परफ्यूम्स वगैरह नहीं है या केमिकल्स नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं ताकि एरिया आपका वेट रहे। एरिया का वेट होना इज अ नॉर्मल थिंग एंड इट शुड बी वेट। अगर आप उसको ओवर ड्राई कर देंगे या आप उसको जो है वो ओवर ट्रीट करेंगे इस तरह से, या आप कोई भी एक्सटर्नल जैसे सोप्स हैं, जैसे या परफ्यूम सोप्स है ना, आप यूज कर रहे होते हैं अपने तौर पे कि हमारी सफाई रहे, ठीक है, आप उस एरिया पे हेयर जो ये हैं बॉडी स्प्रेज हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, परफ्यूम्स लगा रहे हैं, तो वो सारे जो है वो सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन है। आपने एरिया को, कुदरत ने एक डेलिकेट चीज बनाई है ना, उसको डेलिकेट ही रहना है, उसको ओवर ट्रीट ना करें। ठीक है, अगर किसी खातून को ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ पर क्या असर हो सकता है वीकनेस के अलावा? हाँ, इसमें ना देखें, ये एक ना इतना बड़ा मिथ है लोगों में कि बहुत मैंने एजुकेटेड फैमिलीज में भी ये मिथ्स देखे हैं कि जी मुझे डिस्चार्ज हो रहा है तो उससे मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया बहुत ज्यादा, उससे मैं कमजोर हो गई हूँ, मेरी हड्डियां भुर गई हैं। जनरल जो कॉन्सेप्ट है ना लोगों का वो यही होता है कि डिस्चार्ज के थ्रू जो है ना वो उसकी हड्डियां भुर रही होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोकल एरिया का एक वो इन्फेक्शन है। अगर लोकल उसी जगह पे उसको ट्रीट कर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है। हाँ, कब ये बैकएक कर सकता है, पेट में दर्द कर सकता है, जब ये आपका जो इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन जो डिस्चार्ज है, जो येलोइश है, ग्रीनिश है, वो ट्रैवल करके ऊपर चला गया है और आपके पेट में भी आपके एरिया को डैमेज कर रहा है, तो फिर ये पेट का दर्द भी करेगा, जिसको हम क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। यानी कि वो फीमेल्स को लॉन्ग टर्म के लिए फिर वो पेन्स और ब्लीडिंग और ये वो सारे इश्यूज हो जाते हैं। अगर ये सिर्फ उसी एरिया पे है ना तो इट डजंट कॉज। ठीक है, अगर ये एबनॉर्मल वाली कैटेगरी में चला जाता है तो मेरा ख्याल है कि हर खातून का सबसे मेजर कंसर्न ये होगा कि कहीं ये इनफर्टिलिटी का इशू तो नहीं क्रिएट कर सकता। बिल्कुल, इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। एक जो इन्फेक्शन है जिसको हम क्लेमीडिया बोलते हैं, वो यूजुअली तो सिम्टोमेटिक नहीं होता, लेकिन वो बेसिकली क्रॉस इन्फेक्शन जो वो ज़्यादातर मैरिड फीमेल्स को होता है। मैरिड जो है क्लेमीडिया, गोनोरिया, ये STIs हम इनको बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तो ये उसमें बिल्कुल इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है, क्योंकि ये जाकर आपकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकता है, ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है, प्रेगनेंसी को आउटसाइड द यूट्रस ट्यूब्स के अंदर प्रेगनेंसी हो सकती है, तो बिल्कुल ये कर सकता है इनफर्टिलिटी। ठीक है, अगर डेली बेसिस पर डिस्चार्ज है तो क्या ये नॉर्मल है? यस, ये मैंने आपको बताया है ना, नॉर्मल डिस्चार्ज जब तक वो स्मेली नहीं है, जब तक वो इची नहीं है, जब तक उसका कलर नॉर्मली वाटरी या लाइट जैसे वाइटिश होता है उस तरह से है, दैट इज नॉर्मल, एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसको बिल्कुल नहीं छेड़े, तंग नहीं करें उसको। कोई ऐसी कोई दही लगा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई बहुत सारे देसी टोटके यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो है ना हकीम, तो अब देखिए किस तरह की मतलब ऐसे ऐसे लैंग्वेज यूज करके ये वो सारा, तो वो मेल ट्रीट करते हैं। बहुत सारे मैं आपको बताऊँ यंग पेशेंट्स के डिस्चार्ज बेसिकली उनकी मेल ट्रीटमेंट से होते हैं, बिकॉज अब आपको एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, ठीक है, आपने उसको ट्रीट करके एंटीबायोटिक्स यूज करना शुरू कर दिए तो वो अब नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सिस्टम की जो एक प्रॉपर वर्किंग है वो आपने डिस्टर्ब खुद की है, आपने खुद उसको डिस्टर्ब। ठीक है, क्या समझती हैं आप डॉक्टर साहिबा कि इसके हवाले से अवेयरनेस कितनी जरूरी है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जरूरी है? बिकॉज वी हैव यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, लेकिन अवेयरनेस नहीं है, स्पेस नहीं है कि वो अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकें। बिल्कुल, इवन विद फीमेल टीचर्स। इसके लिए यही है ना कि सोशल मीडिया, इसके अलावा जो प्रोग्राम्स है, जिस भी तरह से मीडिया है, टीवी, रेडियो वगैरह सारी, उस पर मैंने इससे रिलेटेड भी अपने यूट्यूब पे ना एक टॉपिक मतलब वो किया हुआ है ल्यूकोरिया के हवाले से, यही पब्लिक अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा लीफलेट भी है मेरे चैम्बर में पड़े हुए, लीफलेट्स मैंने बना के रखे हैं। जैसे कोई पेशेंट आती है वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन करती है तो मैं उसको लीफलेट देती हूँ, जिससे उसको पता चल जाता है कि मैंने ये सारी चीजें देखनी है और फिर मैंने इसको एबनॉर्मेलिटी कंसीडर करनी है, और अगर एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो आगे मैंने क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो अब आगे क्या करें? अब आगे क्या करना है, आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से अपनी ट्रीटमेंट लेनी है, वो जज करेंगे या डिसाइड करेंगे कि ये किस तरह की एबनॉर्मेलिटी है और इसको क्या ट्रीट करना है, और
उसके साथ साथ जो उसकी और चीजें हैं कि ये रिकरेंस ना हो, हाँ, दोबारा ना हो, ठीक है, उसके लिए भी कुछ आपने इम्पोर्टेंट। ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है मिसेस काशिफ, हम इन्हें प्रवेल करते हैं और वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हो आप? सुनाए, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? हाँ जी, पूछना चाहूंगी। प्लीज पूछें। मुझे जो लकोरिया आता है वो जेल के टाइप है, वो जेल जैसे अंडे का होता है, जेल बहुत ज्यादा, और वो हर वक्त का है, पानी नहीं है, वाइट। ठीक है, उसका टेक्सचर वाटरी नहीं है। ओके, हम इस हवाले से जरूर जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। और डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे? अच्छा, उसमें उसका कलर क्या है जेल का? वो स्किन कलर में है, वाइट। अच्छा, स्किन कलर में। और हाँ स्मेल जी। है उसमें? स्मेल नहीं है। इचिंग है? हाँ जी। खारिश होती है आपको उस एरिया पे? नहीं। ओके, ठीक। ठीक है, ब्रेक के बाद इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपका पॉइंट जरूर नोट कर लिया है हमने। ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ थी मिसेस काशिफ, जिनका एक क्वेश्चन था जो कि मैं शुरू से रिपीट करती आ रही हूं कि ये मेजर कंसर्न है और तमाम खवातीन का ये कंसर्न होता है कि हमारा जो वेजाइनल डिस्चार्ज है उसके बारे में हमें कितनी नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या मालूम होना चाहिए। अब उनका क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा आपने भी सुना, क्या ऐड करना चाहेंगे ताकि उनको क्लैरिटी हो जाए? देखिए, ये जो डिस्चार्ज है ना, ये हमारे जो साइकिल है इसके दौरान में इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना डिफरेंट होती रहती है नॉर्मली। बिल्कुल। जो स्टार्ट के फर्स्ट 15 डेज है ना, उसमें हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से ये थिक होता जाता है। हाँ, थिक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही 15 डेज क्रॉस होता है, जिसके रेगुलर साइकिल्स हैं उसकी बात करी, ठीक है। 15 डेज क्रॉस होते हैं तो फिर ये इसकी थिकनेस है वो कम होती जाती है और फिर वो बिल्कुल ऐसे वाटरी सा और वो उस तरह से होता है, जेली लाइक नहीं होता। ये मिड ऑफ द मंथ में ना ये जेली लाइक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सही। ये सब नेचुरल हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से होता है। अब उन्होंने ऐड भी किया कि उनको किसी किस्म की कोई इचिंग नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन उनसे पूछ लिए थे। तो दिस इज नॉर्मल। अगर उनका साइकिल रेगुलर है और ये उनके मिड ऑफ द मंथ में वो ऑब्जर्व कर रही है कि उस दौरान में ये जेली लाइक मटेरियल ज्यादा हो जाता है, तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, अगर ये उनका साइकिल एबनॉर्मल है, जैसे कि अगर वो एवरी मंथ ब्लीड नहीं करती हैं और उनका इरेगुलर साइकिल भी चल रहा है, तो ये फिर साइकिल की जो वो एक फेज होती है ना मिड ऑफ द मंथ वाली जेली वाली, वो प्रोलॉन्ग भी हो सकती है बिकॉज उनका साइकिल ही इरेगुलर है। इसके अलावा कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम होता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हुआ है। उसमें बेसिकली साइकिल इरेगुलर हुआ होता है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ होता है, बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ज्यादा होते हैं, तो वो हार्मोन्स जो हैं उनमें भी इस तरह का ना जेली लाइक मटेरियल हो सकता है ज्यादा, बिकॉज वो अंडर द इफेक्ट ऑफ दोज हार्मोन्स हैं जो कि उस डिजीज में ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए इसको तो नहीं ट्रीट करने की जरूरत, अगर वो प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको ट्रीट करवाएं। जब वो ट्रीट होगा तो ऑटोमेटिकली ये फिर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो साइकिल के हिसाब से सीधी हो जाएगी। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल के हवाले से जरूर आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगी मैं यहाँ पर, जो कि डेली रूटीन के इश्यूज हैं, जो कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं और इसकी जितनी हम मजम्मत करें कम महसूस होता है। खवातीन पर तशद्दुद की बात करें, गैरत के नाम पर कत्ल की बात करें, बेटी की पैदाइश पर उसको कत्ल करने की बात करें और इस जैसे कॉन्स्टेंट इश्यूज की बात करें, तो मेरा ख्याल है कि कहीं बहुत पीछे रह रहे हैं हम और कहां पर लैग कर रहे हैं, बेसिक ह्यूमैनिटी लैग कर रहे हैं, बेसिक एथिक्स लैग कर रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, अगर मैं ये बात करूंगी, अगर हम इन इश्यूज के हवाले से वोकल नहीं होंगे तो फिर हमारी जिंदगी का, हमारे होने का और इस प्लेटफॉर्म पर बैठने का कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं लाइबा जैनब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप तमाम लोग भी जानते हैं, हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से ये इन इश्यूज के हवाले से खासी वोकल रही हैं और करंटली भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत स्पीडी काम कर रही हैं। लाइबा जैनब, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए, पहले तो मुझे ये बताएं कि हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गेटिंग एक्साइटिंग आई थिंक, क्योंकि अभी तक हम लोग तो जो औरत मार्च में एनर्जी थी उससे ही बाहर नहीं निकले हैं। बहुत अच्छा लगा कि मुल्तान शहर में
इतने सारे लोग औरतों और ख्वाजा सराओं के हक के लिए निकले, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव चेंज जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है हमारी सोसाइटी में, और इसकी बहुत शदीद जरूरत है। बिकॉज एक दफा अगर हम मैनिफेस्टो के हवाले से बात करें तो दैट वाज ऑल अबाउट वुमेन एजुकेशन। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से तो वोकल होना इज नॉट प्रॉब्लमैटिक। अगर हम मेजर इशू की बात करें जिस हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं, एक दफा अगर हम मियां वाली केस की जानिब नजर डालें, 7 दिन की बच्ची को उसके अपने बाप ने कत्ल कर दिया, उसको गोलियां मार के। मैं समझती हूं कि एक ऐसी मिसाल हमारे सामने कायम कर दी है कि हम नॉर्मल नहीं हो पा रहे, नॉर्मल फील नहीं कर पा रहे। और जो पिक्चर सामने आ रही सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है कि उसको अरेस्ट किया गया, लेकिन एम्बैरसमेंट का या शर्मिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है उसके फेस पे, कोई ऐसे एक्सप्रेशंस नहीं है कि हम कह सके दैट ही इज गिल्टी या वो रिग्रेट कर रहा है। तो लाइबा ज़ैनब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या ख्यालात रखती हैं ये जो अभी जुल्म हुआ है? देखिए, जहाँ आपने मैनिफेस्टो की बात की उसका मेन थीम तो एजुकेशन था, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये पॉइंट आउट किया था कि ऑनर किलिंग या छोटी उम्र की बच्चियों की शादी या कारी या वनी, ये सब ऐसी रिवायात हैं जो हमारे जनूबी पंजाब में मौजूद हैं और इन्हें बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसका ये मानना है कि बेटी एक बोझ है या बेटी एक अमानत है जिसको हमने भेज देना है किसी तरह। यानी बेटियों से हम लोगों ने ये एसोसिएट कर लिया है कि इसका मतलब ये कि हमें सारी जिंदगी शायद किसी परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज हमारे पास एक बेटी है। हालांकि आई थिंक कि अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी आबादी में मौजूद तमाम लोग उस फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन खवातीन अब पढ़ भी रही हैं, काम भी कर रही हैं। बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो दूसरों के लिए रास्ते हमवार कर रही हैं। बेशक, बिल्कुल। सब में ये समझ नहीं आती है कि किसी का दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है कि हम तो जब छोटे बच्चों को पकड़ते हैं तो हम इतने ध्यान से पकड़े होते हैं कि कहीं इसको कुछ लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। बहुत सॉफ्टली हम लोग ट्रीट कर रहे होते हैं उन छोटे बच्चों को। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर एक शख्स के दिल में कितनी नफरत होगी किसी भी औरत के लिए कि उसने अपनी 7 दिन की बच्ची को गोलियां मार दी सिर्फ इसलिए कि वो एक लड़की थी। और ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है। अगर हम अपने पूरे मुआशरे में नजर दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं हमें इस किस्म की पुरतशद्दुद ज़हनियत नजर आती है। और मेरा ख्याल है कि इन लोगों को साइकोलॉजिकल और साइकाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक साथ है। साथ हमारे मुआशरे में ये तब्दीली आने की भी जरूरत है कि जैसे ही बेटी पैदा होती है लोग मुबारक हो बेटी पैदा हुई है के बजाय कहते हैं कोई नहीं, अल्लाह में अगली दफा बेटा देगा। तो जब तक ये मेंटालिटी हमारी चेंज नहीं होगी ना, तब तक बहुत मुश्किल है कि ऐसी चीजों से बचा जा सके या हमारे मुआशरे से ये चीजें खत्म हो सके। बिल्कुल सही लाइबा। इसके लिए जाहिर है, हाँ जी जी प्लीज आप ऐड करें। नहीं, मैं बस ये कह रही थी कि जाहिर है इसके लिए कि हमारे पूरे मुआशरे को बदलना पड़ेगा, हर एक शख्स को बदलना पड़ेगा। और ये एक बहुत छोटी सी तब्दीली है जो कही जा रही है कि अगर किसी के भी यहाँ बेटी पैदा हो रही है तो आप उसको मुबारकबाद दीजिए। अगर कोई भी खातून प्रेग्नेंट है तो उसके ऊपर ये प्रेशर डालना छोड़ दें कि हमें तो बेटा ही चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे मजहब में भी विरासत जहाँ चली है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने चलाई, वो नस्ल उनकी बेटी ने बढ़ाई। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं, जब औरतों के हकूक की बात करते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग इतना मामूली का नुक्ता क्यों भूल जाते हैं, जो कि सबसे अहम भी है कि जब एक पूरा मजहब एक औरत पे डिपेंडेंट होकर चला है, आगे एक पूरी जनरेशन उस औरत पे डिपेंडेंट होकर चली है, तो फिर हम लोग उस लेगेसी को आगे लेके क्यों नहीं बढ़ सकते? हम लोग इसको इस नजरिए से क्यों नहीं देख सकते? हम बेटियों को इस बोझ के तौर पे क्यों देख सकते? बिल्कुल सही लाइबा। ऑनर किलिंग की जब हम बात करते हैं, गैरत लफ्ज की बात करते हैं, तो आपने भी ये नोट किया है, हम सब ने भी ये नोट किया है कि इस लफ्ज को औरत जात के साथ मंसूब किया जाता है, औरत के साथ एसोसिएट क्यों किया जाता है? गैरत के नाम पर कत्ल अब एक ऐसी बात होगी जैसे डेली रूटीन की प्रैक्टिस हो। क्या ये अलमिया नहीं है? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? आई थिंक जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ये हमेशा से अलार्मिंग सिचुएशन रही है। और मैं इसको ऑनर किलिंग हरगिज नहीं कहती हूँ, बिकॉज देयर इज नो ऑनर इन किलिंग। या और अगर ये इसको गैरत के नाम पे कहते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि क्या फिर औरतों के अंदर गैरत नहीं है? क्योंकि जिन बातों पे ये औरतों को कत्ल करते हैं उससे तो 4 गुना ज्यादा काम मर्द भी कर रहे हैं इस मुआशरे में। बेशक। इसका मतलब ये कि एक वायलेंट चीज उनके दिमाग में डाली गई है। जब तक हमारे लॉ में चेंजेस नहीं आएगा तब तक
और इवन अब अगर हम कंदीली का केस देखें, बिल्कुल वेरी इजी फॉर देम, उन्हें पता है कि हम बहुत छोटे से टाइम जेल में गुजारेंगे, वो भी अगर हम पकड़े गए तो, और अगर हमें प्रोसिक्यूट किया गया तो, और अगर जज ने ये फैसला दिया तो, अगर वो नहीं, फिर तो हम आजाद ही छूट रहे हैं ना। और इन केस हम पकड़े भी जा रहे हैं तो हम 2-3 साल में बाहर हैं, और हम फिर बाहर आके प्राउडली कह रहे हैं कि हाँ मैंने कत्ल किया था, हाँ मेरी गैरत जागी थी। मुझे ये समझ नहीं आती ऐसे लोगों की गैरत तब क्यों नहीं जाग रही थी जब उसी के पैसे पे पल रहे थे, तब क्यों नहीं जाग रही थी जब उसने दुकान बनवा के दी थी। तो इसका मतलब ये है कि ये गैरत जो है ना, ये एक हिपोक्रेसी है। Yes. यानी कि मर्द ये चाहते हैं कि उन्हें हर किस्म की आजादी हासिल हो, मगर उनके इर्द गिर्द मौजूद औरतों को कोई आजादी हासिल ना हो। यहाँ पे तो इस बात पे भी गैरत के नाम पे कत्ल हुए हैं कि जी कोई बच्ची स्कूल जा रही है और किसी ने उसके साथ कोई बदतमीजी की है तो उस बात पे भी कत्ल कर दिया जाता है, इस बात पे भी कत्ल कर दिया जाता है कि उसके पास मोबाइल फोन क्यों है, इस बात पे भी कत्ल कर दिया जाता है कि जी वो अपनी मर्जी से शादी क्यों करना चाहती है, जबकि मर्जी से शादी करना तो उससे इस्लामी हक भी मौजूद है, आईनी हक भी है, कानूनी हक भी है उसका। तो आई थिंक ये जो फिनोमेना है ना गैरत के नाम पे कत्ल, एक तो इसको गैरत के नाम पे कत्ल नहीं कहना चाहिए, मैं जाती तौर पे ये समझती हूँ ये बेगैरती के नाम पे कत्ल है, बिकॉज देयर इज नो ऑनर देयर। और ये जो पूरा गैरत का एक सिनेरियो और फिनोमिना औरतों के साथ जोड़ दिया गया है, दिस इज अनबेरेबल नाउ, बिकॉज इस फिनोमिना के इर्द गिर्द ही ये कत्ल, ये वायलेंस, ये तशद्दुद सब कुछ घूमता है। मेरा ख्याल है कि इज्जत और गैरत ये दोनों तो बराबर में बचनी चाहिए ना फिर दोनों के कांधों पे, क्योंकि अगर किसी घर में कोई खातून कुछ कर रही है और उसकी वजह से अपेरेंटली कोई गैरत के नाम पे इश्यूज हो रहे हैं और सिमिलर चीजें कोई मर्द कर रहा है, तो मेरा ख्याल है उसको भी इतना ही मसला होना चाहिए फिर। बिल्कुल सही लाइबा, उसके लिए भी इतने प्रॉब्लम। हाँ, हम फिजिकल टॉर्चर की बात करते हैं और फिजिकल टॉर्चर के हवाले से हम खासे वोकल रहते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम इमोशनल टॉर्चर के हवाले से बात नहीं करते। क्या हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते? क्या हम इसके हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं रखते कि इमोशनल टॉर्चर भी कोई चीज होती है, हमने उसके खिलाफ भी स्टैंड लेना है? क्या समटाइम्स एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ खवातीन स्टैंड नहीं ले पाती? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कुड बी द रीजंस कि स्टैंड क्यों नहीं ले पाती, ऑपरेशन का शिकार ही क्यों रहते हैं? स्टैंड ना ले पाने के पीछे तो मल्टीपल रीजंस है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। जब तक मुआशी खुद मुख्तारी नहीं होगी तब तक खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो अभी भी जनूबी पंजाब में हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट है ना कि एक दफा रुखसत कर दिया तो अब तुम्हारी लाश ही वापस आए, तुमने नहीं आना। हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि बस उसने गाली ही दी है ना, थप्पड़ तो नहीं मारा है ना। अगर थप्पड़ पड़ गया तो कहते हैं बस एक थप्पड़ ही मारा है ना, तुम्हारी हड्डियां तो नहीं तोड़ी है ना, तो तुम समझौता करने की कोशिश करो, बेटा सब्र करना पड़ता है, हम सब भी इसी से गुजरे। इस तरह के जो सारे कॉन्सेप्ट और ये चीजें ट्रांसफर होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। हाँ ऑब्वियसली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर भी होती है, बट इस सब में जब हम फिजिकल टॉर्चर को भी इतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं, जब हमें पता है कि अगर कोई टॉर्चर हो रहा है और वो खातून हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जा रही है तो वहां शायद उन्हें मजीद टॉर्चर का सामना करना पड़े, वो बेशक इमोशनल हो, वो बेशक फिजिकल हो, वो बेशक किसी भी कैपेसिटी में मेंटली टॉर्चर किया जा रहा हो, बट अभी भी ये चीजें सेफ नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम इन चीजों को इम्पोर्टेंस देना शुरू नहीं करेंगे, जब तक ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि औरत का काम है घर बसाना, ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब शादी होती है तो उन दो लोगों का काम है उस रिलेशनशिप को चलाना, exactly. एक बंदे से नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। कि ये सारे पॉइंट्स हमने ऐड किए हैं अपने मंशूर में, हम उनसे टाइम टू टाइम बात करते रहते हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप इस चीज से बात कर रही हैं। बट लास्टली आई वुड जस्ट वांट टू से कि जब तक हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमें वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेगा कि हमें पता हो कि इन केस हम स्टैंड लेते हैं तो थिंग्स विल गो इन आवर फेवर और वो एविडेंस हमारे फेवर में जाएगा और पुलिस तशद्दुद करके किसी तरह रॉन्गफुल कन्फेशन नहीं हमसे लिए जाएंगे। और जब तक हम मुआशरे में ये तब्दीली लाने का नहीं सोचेंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि ये चीजें चेंज हो सके। बिल्कुल सही लाइबा ज़ैनब, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सारी चीजें ऐड की और हमारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आंसर किया। थैंक यू वंस अगेन। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है, डॉक्टर नासरा, हम इनकी भी राय लेंगे। जब भी हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, खवातीन के हुकूक की, अक्सर औकात आजकल तो मार्च का महीना वैसे एक डिबेट और कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है, कहीं ना कहीं दब जाता है, वो जो एक मंशूर होता है वो कहीं दब जाता है कि आप किन हुकूक की बात करिए, सारे राइट्स तो आपके पास हैं, आपको कौन सी लिबर्टी चाहिए, कौन सी इंडिपेंडेंस चाहिए, इसके हवाले से हम जरूर आपकी भी राय लेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर नासरा नसीम हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जिस मौजू पर बात हो रही थी, जिस बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात हो रही थी, आपकी भी राय लेना चाहूंगी, क्या कहना चाहती हैं? देखिए, ये जैसे ये एक इम्तियाज़ है ना मेल और फीमेल वाला, इसने बहुत सारे बिगाड़ पैदा किए हुए हैं रिगार्डिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फीमेल्स हैं, उनको ये अलाउ नहीं होता कि आपने जाके अपना प्रॉपर चेकअप करवाना है, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है सास से, हस्बैंड ने भी मदर से परमिशन लेनी होती है। जनरली हमारे ये इश्यूज चल रहे थे। फिर इसी तरह से जैसे ये डोमेस्टिक वायलेंस है, इट कैन कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में अगर आप उसको जो है वो मेंटल टॉर्चर भी कर रहे हैं ना, तो भी वो उसको पेन्स वगैरह पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। फिर अभी मुझे इस बात से ना अपनी वो पेशेंट याद आ गई। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक सर्जरी कर रही थी, तो पेशेंट जो थी ना, वो उसका बिल्कुल ब्लैंक फेस था ऐसे, और वो साथ साथ कुछ बोली जा रही थी। तो ड्यूरिंग सर्जरी मैंने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इस तरह से कर रहे हो। तो थोड़ी देर के बाद उसके ना बहुत ज़्यादा ना आंसुओं से वो रोना शुरू हो गई थिएटर में, ऊंचा ऊंचा। हमने कहा क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो उस वक्त तक एक्चुअली बेबी आउट हो चुका हुआ था और उसको पता था ये मेरी गर्ल है। तो वो इसलिए उस वक्त थिएटर में रो रही थी कि अब मेरा पता नहीं फ्यूचर क्या बनेगा। और मैं इस वक्त अपने पिछले 6 महीने से अपने पेरेंट्स के पास हूँ, क्योंकि एक शक डाल दिया था कि बेटी है। हाँ। अब वो कंफर्म हो गई है बेटी। अब मेरे साथ क्या सलूक होने जा रहा है ये मुझे नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या है। इसी तरह से इनफर्टिलिटी वाले जैसे होती हैं, उनमें बांझपन में, वो तो ना हमारे माशरे के ना शायद 99% लोगों को यही होता है कि बांझपन सिर्फ औरत का मसला है। और उसमें मेल जो है या तो अपने आप को चेक ही नहीं करवाते, टेस्ट ही नहीं करवाते, आते ही नहीं है डॉक्टर के पास, टैबू समझते हैं, टैबू। या अगर वो आ गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि उनमें फैक्टर है, तो भी औरत को ही ब्लेम दिए जाएंगे। फैक्टर मेल का होगा, दूसरी शादी करेंगे, तीसरी शादी करेंगे, हालांकि एबनॉर्मेलिटी मेल में पाई जाती है। हमारे साथ एक कॉलर है, सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने डॉक्टर साहब से ये सवाल करना था कि औलाद के नस्ल में क्या औरत का मोटापा रुकावट बन सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इलाज बिल-ग़िज़ा बताएं, खुराक कोई ऐसी बताएं जो इसमें फायदेमंद हो। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ बताना चाहें सवाल? मोटापा जो है ना, वो सिर्फ औरत नहीं, मर्द और औरत दोनों में इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी ना कि इसी तरह से ही जैसे फीमेल में होता है, मेल में भी हार्मोन्स उसी तरह से ही इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। और आजकल का जैसे हमारा ट्रेंड चल रहा है ना, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेट नाइट मील्स चल रहे होते हैं, उसमें वेट गेन हमारा जो है वो बहुत रिमार्केबली इंक्रीज हो रहा है रेट। तो उसमें एक बीमारी है जो कि बहुत कॉमन हो रही है, जिसके ऊपर पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा बात भी कर रही है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। वो बेसिकली मोटापा उसकी एक रूट कॉज है। ज़्यादातर वो जो ओबीज खवातीन होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है। और फिर उस मोटापे की वजह से वो जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, तो वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। वो हार्मोन्स का इम्बैलेंस बेसिकली प्रेगनेंसी के रास्ते में रुकावट बनता है और फिर वो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी तरह मेल्स में भी अगर मोटापा है तो वो उसके सारे पैरामीटर्स को इफेक्ट कर सकता है, मेल के जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए मोटापा ओवरऑल दोनों के लिए ठीक नहीं है। डाइट का जहाँ तक ताल्लुक है, डाइट में यही जंक फूड जो है वो अवॉइड करना है। पोर्शन का कंट्रोल करना ज़रूरी है कि आप एक टाइम पर कितना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मैटर करती हैं। अगर आपने पूरा दिन भूखे रहे हैं, रात को बैठकर इकट्ठा खा लिया है, तो वो आपके लिए वेट गेन ही करेगा, आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ। आपने अपने लाइफस्टाइल में सीडेंटरी लाइफस्टाइल रखा हुआ है, मोबाइल्स का एक्सेसिव यूज़ चल रहा है, एक्सरसाइजेज हमारी लाइफ से निकल गई हैं। एक्सरसाइज को पार्ट ऑफ लाइफ बनाना ज़रूरी है। एटलीस्ट इन अ डे आप 30 मिनट की वॉक, अगर एक टाइम पे इकट्ठे नहीं कर सकते, जैसे हर कोई वर्किंग है और नहीं वो कर सकता, तो आप उस वॉक को 3 टाइम्स में डिवाइड करके 10-10 मिनट की वॉक कर लें। कुछ तो करें। अगर आप वॉक नहीं करेंगे, खा पी के बैठ जाएंगे और वो जो खाया पिया हुआ है वो भी जंक फूड है, ऑयली है, सारा कुछ है, और पोर्शन भी एक टाइम पे आपने आउट ऑफ जो है ना नीड खा लिया है, ठीक है, और ऑकवर्ड टाइमिंग्स में खाया है, ठीक है, तो वो सारा जो है वो उसकी कॉज बनेगा। ठीक है। जैसे डॉक्टर साहबा, खवातीन में ज्यादा तो मेजोरिटी अगर बात करूँ तो खवातीन में ये आयरन की कमी का मसला बहुत पाया जाता है कि खून की कमी है। तो अब हमें डाइट में क्या क्या चीजें लेनी चाहिए? एक नॉर्मल डाइट हमारी क्या हो? नॉर्मल डाइट में ना जनरली
जो एक तो यही ऑयली जो डाइट्स हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। ऑयल हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। सही। उसने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा हमारी डाइट में ये सब्जियां हैं ना, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसको है ना, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, ये हमारे खून बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट इनका किरदार है। इसी तरह से जो मीट है ना, जो ये गाय बकरे का गोश्त, ठीक है, ये जिसको हम रेड मीट बोलते हैं, ठीक है, ये इसका भी गोश्त जो है ना, इसका भी खून की कमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन उसके साथ आपने फैट्स नहीं लेनी, यानी कि आप चर्बी हटा के गोश्त खाएं और ऑयल भी कम से कम अपने उसमें यूज करें, तो रेड मीट जो है वो आपका इम्पोर्टेंट सोर्स है ठीक, यानी कमी को पूरा करने में। डाइट में आप ये चीजें ऐड करें, आज से ही करें, ताकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये जो चने होते हैं जैसे काले चने स्पेशली वो, और इस तरह रेड मीट। और फ्रेश जूसेस नहीं यूज करने चाहिए। मैं आपको बताऊं, फ्रेश जूस जो है ना, उसका नुकसान ये है कि आपने एक टाइम पर ना 10 से 12 फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस हैं, वो एक ही ग्लास में डल गए। आपने फ्रूट लेने हैं, फ्रेश फ्रूट खाने हैं और उसको पल्प के साथ खाना है, ठीक, यानी आपने एक ऑरेंज खाया एक टाइम पे, उसने आपकी नीड भी पूरी कर दी है, आपको विटामिन्स भी प्रोवाइड किए हैं। बेसिकली जो फ्रूट्स है ना, इसमें विटामिन्स होते हैं, आपकी एनर्जी जो है ना उसको रिस्टोर करते हैं। जो वेजिटेबल्स है ना, ये हमारे खून की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स में विटामिन सी होता है जो बेसिकली हमारे हीमोग्लोबिन, जैसे मतलब आप आयरन लेते हैं ना बॉडी में, आयरन की जो हमारी गट से एब्जॉर्प्शन है, जिससे अंदर जाके उसने यूटिलाइज होना है, उसमें विटामिन सी का इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि हमें सब्जियां भी प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमें फ्रूट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा बाकी जो नट्स वगैरह हैं उसमें भी होते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं ये। ठीक है, एंड पर क्या पैगाम देना चाहेंगी इसी डिसऑर्डर के हवाले से जिसकी आज हमने बात की है? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने आप को ना अननेसेसरी मेडिकेशन से बचाएं। टोटके जो हैं वो भी आप मुस्तनिद लोगों से पूछकर फिर ही आजमाएं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मैयर्स करते हैं, जो आपको चीज़ों को प्रिवेंशन की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें जिसके बारे में आपको क्लियर नहीं है और आप उसको अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। आप एक बॉडी हैं, ठीक है ना, एक जिंदा चीज़ है, कोई प्लास्टिक की चीज़ तो नहीं है जिसके ऊपर आप चीज़ें आजमा रहे हैं और उसका नुकसान उठा रहे हैं और फिर उसको बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पे ले जाते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी ये, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी बॉडी फंक्शंस को तो हम खुद अपनी एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, देन वी ब्लेम के जी नसीब में नहीं था, हाँ, या किस्मत ऐसी थी। बिल्कुल। वेजाइनल डिस्चार्ज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो प्रिवेंशन में इंपॉर्टेंट है, जैसे आप ना टाइट ट्राउजर्स, अंडरवेयर्स, रेशमी जो ट्राउजर्स हैं वो, इसी तरह से परफ्यूम्ड सोप, इसी तरह से जो भी परफ्यूम्ड कुछ भी है, परफ्यूम्स हैं, स्प्रेज हैं और वैक्स है, हेयर मूविंग क्रीम्स हैं, इनका जो है ना अननेसेसरी यूज़ अवॉइड करें, ठीक है। जब आपको एक इन्फेक्शन हो गया है, उसको रिकरेंस से बचाने के लिए भी इन सारी चीज़ों को ना आप अवॉइड करें। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने ना कपड़े वॉश करने के लिए कोई ऐसा डिटर्जेंट यूज़ किया है जो कि आपके लिए इरिटेंट होता है, उस एरिया को भी वो इरिटेट कर रहा होता है क्योंकि वो डेलिकेट एरिया है, ठीक है, और वो फिर उसके लिए इन्फेक्शन का सोर्स बन रहा होता है। तो आप ये भी देखें कि आप जो डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का है, उसको भी चेंज करें, ठीक है। जब तक आपको अवेयरनेस नहीं होगी ना चीज़ों की, तो आप उसको अननेसेसरी ट्रीट करने लग जाएंगे, जबकि आप छोटी मोटी ये चीज़ें इसको फॉलो करें तो आप उससे बच सकते हैं। और अगर हो जाए तो फिर दोबारा से क्योर करने के बाद इन इन्फेक्शंस की रिकरेंसेस भी बहुत होती हैं, बार बार इन्फेक्शंस हो रहे थे, बार बार इन्फेक्शंस फिर सेवेरिटी को इंक्रीज कर रहे होते। तो रिकरेंस से बचाने के लिए प्रिवेंशन करें, हेल्दी डाइट लें, खून की कमी ना होने दें। जो ये पिल्स खवातीन ले रही होती है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनसे भी ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो अवॉइड करें। और पर्सनल हाइजीन का भी ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अपनी इवेलुएट करें, आपकी फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं है, आप अपनी शुगर लेवल्स भी चेक करें, अपनी डाइट जो है उसमें फैट्स को कम करें, ये सारी चीजें जो हैं वो। ठीक है डॉक्टर साहबा, किसी दिन किसी खास मौजूद तो नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है जिसको हम डिस्कस नहीं करते, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के हवाले से भी जरूर बात करेंगे और इन डिटेल बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं, अभी ना पिछले कुछ अर्सा पहले ना एक स्कूल की बच्चियों पे ना मैंने ये मेंस्ट्रुअल के हवाले से लेक्चर दिया, फिर उसके बाद मैंने उन्हें क्वेश्चन आंसर्स अलाउ किए, तो आई वाज एस्टोनिश्ड कि मुझे कोई एटलीस्ट 20 गर्ल्स ने ये इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पूछे जो कि रूटीन में वो अपने घर में डिस्कस ही नहीं करती। बहुत सारे मिथ्स हैं हमारी यंग पॉपुलेशन में, बहुत सारे मिथ्स हैं। और ये गूगलोपैथी है, स्पेस नहीं है जहां पर हम इन इश्यूज को डिस्कस कर सकें। स्पेस भी नहीं है, और ये जो मोबाइल आ गया है ना, इसमें जो एक इसमें भी काम खराब कर दिया, इसे बहुत ज्यादा काम खराब कर दिया।
इसने नॉलेज को ना अपग्रेड करने के बजाय ना नॉलेज को अजीब यानी कि वो नीम हकीम वाली चीज़ों की तरफ ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चाहे वो पर्सनल हाइजीन हो या लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना हो, आपने इस हवाले से बहुत सारी चीजें ऐड कर दी और मेरा ख्याल है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितनी भी खवातीन जिन्होंने हमारा ये सेगमेंट देखा है, हमें ज्वाइन किया है, आपके लिए ये सेगमेंट इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन बिकॉज आई थिंक इट वाज मच नीडेड के इस हवाले से बात हो। तो बहुत शुक्रिया, वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, अपने लिए भी टाइम निकालिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं कि हमारे साथ कौन से मेहमान मौजूद होंगे। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही या 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और एक दफा फिर से आप तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे साथ जो गेस्ट इस सेगमेंट में मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूं। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सारी चीजें इनसे हमने जाननी है, बहुत सारी चीजें मालूम करनी है कि कैसे इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी स्ट्रगल और कितना चैलेंजिंग रहा ये। आप भी क्यूरियस होंगे, मैं तो खैर क्यूरियस थी बहुत ज्यादा और काफी इश्तियाक भी था कि कौन है, एक इनकी आवाज है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अयाज मोहम्मद साहब, वॉइस ऑफ पाकिस्तान PSL उर्दू में इन्होंने कमेंट्री की और मुल्तान और लाहौर का जो फाइनल मैच था आपने इनकी आवाज सुनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? डीजे खान से इनका ताल्लुक है और आज हमारे मेहमान बने हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिंदगी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सबसे पहले करोड़ों दरूद सलाम, जुमा मुबारक है आज रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर और करबला में उन शोदा के लिए जिन्होंने हमें जीने के लिए बका बख्शी और आज हक कहने के लिए हर जगह मौजूद रखा। बिल्कुल। और जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान आने के बाद लाइफ इज गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान कब आए, कहाँ से आप? मैं तकरीबन 10 साल सऊदी अरब में था, मदीना, रियाज, कसीम, क्रिकेट खेलता था पेप्सिको की तरफ से ही। सही। और लेज में एज ए कैश ऑफिसर जॉब करता रहा, सेल्समैन। फिर उसके बाद क्रिकेट का ही मेरा सफर आफ्ताब 11, फिर किंग फैसल ब्लूज डीजी खान से जिक्रिया क्लब से शुरू हुआ और फिर डोमेस्टिक में डीजी खान को रिप्रेजेंट किया। फिर पाकिस्तान टॉप किया 2007 में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। फिर मुल्तान रीजन की नुमाइंदगी की, अब्दुल रहमान मुजम्मिल हमारे कप्तान थे, आजम खान साहब हमारे कोच थे, ताहिर महमूद साहब, डॉक्टर तैयब साहब हमारे फिजियो थे। उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 का एक दिन का कैंप किया। फिर 2009 में चला गया सऊदी अरब, वहाँ भी क्रिकेट खेलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट कमेंट्री का शौक भी हमारे आल पाकिस्तान टूर्नामेंट होता है डीजी खान में, वहीं से शुरू किया। और फिर ये जर्नी जब मैं पाकिस्तान वापस आया, अपने लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए छोटी छोटी वीडियोस बना के डालता था सोशल एक्टिविटीज पे। कोई मिसहैप हो जाता डीजी खान में, डेवलपमेंट के हवाले से, समाजी हवाले से, कुछ भी। ब्लड बैंक बनाया हमने अपने लड़कों के साथ। और फिर उसके बाद क्रिकेट में तो तकरीबन सभी जानते हैं पूरे पंजाब में ही, मियाँ चन्नू से लेके चीचावतनी, कसोवाल, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ टूर्नामेंट होते हैं, जवारी क्लब में, जहाँ भी टूर्नामेंट होते हैं मुझे बुलाते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान सुपर लीग पेप्सी की वॉइस ऑफ पाकिस्तान ऑडिशन करवाने का उन्होंने नए कमेंटेटर्स की तलाश PCB ने की। रमीज राजा साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए नए इनिशिएटिव लेते रहते हैं, खवातीन का PSL भी करवा रहे हैं, अंडर 19 का PSL भी करवा रहे हैं। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें नए कमेंटेटर्स की तलाश है। तो मेरी मिसिज ने और मेरे 2-3 दोस्त हैं क्लोज, उन्होंने कहा यार आप भी भेजो, इतनी सारी दिन तो कमेंट्री करते रहते हैं। तो बैठे बैठे ऐसे गाड़ी में मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके भेजी तो टॉप 20 में मेरी वॉइस आ गई। अल्लाह मेरी वालदा की दुआओं से, बहनों की दुआओं से। खास तौर पे मेरा जो क्रेडिट है ये खास तौर पे मार्च भी चल रहा है, खवातीन का है। मेरी अम्मा मुझे हमेशा ऐसी दुआएं देती रहती थी, सारे भाई मास्टर डिग्री हैं, क्रिकेटर आपको पता है थोड़ा कम ही पढ़ा लिखा होता है तो पढ़ाई की तरफ थोड़ा रुझान भी कम होता है। तो मरखब के ग्रेजुएशन जैसे कैसे किया, फिर मास्टर की तरफ गए, लेकिन क्रिकेट की तरफ ज्यादा तवज्जो थी। तो अम्मा हर टाइम बस यही दुआएं देती थी। क्रिकेट का उनको पता नहीं है, लेकिन वो यही कहती है बस अल्लाह तो ये क्रिकेट में बड़ा अफसर बनाए तो वो बस अल्लाह ने कोई इसी तरह से सुन ली। रमीज राजा साहब ने ये इनिशिएटिव लिया। टॉप 20 में 10 उर्दू के, 10 इंग्लिश के कमेंटेटर थे। फिर जो फाइनल जो चैलेंजिंग मरहला था ना, उसमें टॉप 5 उन्होंने निकालने थे। उसमें मैं अकेला उर्दू का कमेंटेटर बचा और बाकी 4 मेरे साथ बहुत टैलेंटेड लोग। ठीक है, आपकी इस कहानी को जरूर हम सुनेंगे। दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब, फिजिकल थेरेपिस्ट। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेंटल फ्रस्ट्रेशन। एक्सरसाइज तो हम कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं है, यहाँ से हम सेटल्ड नहीं है और यहाँ पर हमारी कोई फंक्शनिंग नहीं चल रही, हम डिस्टर्ब्ड हैं,
तो आई डोंट थिंक एक्सरसाइज का भी कोई फायदा है। डॉक्टर साहब, एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी, हेल्थ की बात कर रहे हैं और साथ साथ स्पोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं और इतनी खूबसूरत आवाज हमारे साथ आज मौजूद है। लेकिन सबसे पहले बढ़ेंगे अपने हेल्थ सेगमेंट की जानिब, जो कि है हेल्थ टिप्स, और सेहत के हवाले से कुछ बात करते हैं। जी, तो आज जिस फ्रूट के हम हेल्थ बेनिफिट्स का जिक्र करने जा रहे हैं आपसे, वो है पपाया, और उर्दू में इसको पपीता कहते हैं, इंग्लिश में इसको पपाया कहते हैं। जर्द रंग का फल होता है जो कि बहुत हद तक खरबूजे से मुशाबित रखता है। माहिरीन जो ज़राअत है वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा श्रीलंका, थाईलैंड माजरत और भारत में भी वसी रकबे पर पपीते की काश्त होती है। पपीता अपनी मखसूस ग़िज़ाई अफादियत और शानदार तिब्बी खसूसियत की वजह से एक मुनफरिद फल है। कैसे मुनफरिद है आपको बताएंगे, जो कि ना सिर्फ फल के तौर पर खाया जाता है बल्कि कच्चे फल के सब्जी के तौर पर पकाने और जैम, जेलीज, अचार, मुरब्बा और कैंडी बनाने में भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस फल में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। इस फल में कई बीमारियों को दूर करने की सलाहियत है। जल्दी अमराज के लिए ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है। अगर कोई भी स्किन का प्रॉब्लम है तो पपीता आप लगा भी सकते हैं इसके गूदे को, लेकिन आप इसको खा भी सकते हैं। कुछ कॉस्मेटिक कंपनीज ऐसी हैं जो इसे अपनी प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल करती हैं। इसे आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, जरूर खाना चाहिए। इसके गूदे को जल्द पर लगाने से झुर्रियां, दाग धब्बे दूर किए जा सकते हैं। जिस्म को ताकत देता है और इम्यूनिटी को बेहतर करता है। सबसे ज्यादा बड़ी चीज यही होती है कि आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग बेहतर होनी चाहिए। आर्थराइटिस हम बड़ा जिक्र करते हैं इसका। हमारी बोन्स के लिए, हमारे जॉइंट्स का जो भी पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकता है इस फल को खाने से, इस फल को यूज करने से। मोतिया से महफूज रखता है। जो आंख का प्रॉब्लम, चाहे वो आईसाइट का इशू क्यों ना हो, उसको भी दूर करने में मदद फराहम करता है। हमारे मसल्स के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है और अगर हो जाते तो दोबारा बनाने में मदद देता है। कैंसर से बचाते हैं। इसके साथ साथ डेंगू बुखार के लिए इंतहाई मुफीद है। फाइबर्स की वाफर मिकदार इसमें मौजूद होती है और आपको मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ कि विटामिन, कोई भी विटामिन हो और फाइबर्स हो, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीने की जलन इसे खाने से दूर हो सकती है और खून में जहनी तनाव के जो हार्मोन्स होते हैं उनमें बेहतरी लाता है। जहनी तनाव की बात हो रही थी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई होप कि ये सेगमेंट आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं जहनी तनाव की। हमारी डिस्कशन ही आज जहनी तनाव पर है, क्योंकि मैं समझती हूँ इस हवाले से जितनी बात हो जाए कम है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि रोजाना फॉर एग्जाम्पल 50% पेशेंट्स आते हैं ना, 30% जो होता है ना इसी प्रॉब्लम्स के हवाले से इन्वॉल्व होते हैं। अब देखेंगे काज शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहले तो हम अपने ब्रेन को यूज ही बहुत ज्यादा करते हैं, अननेसेसरी। अब ओवर थिंकिंग मतलब एक वक्त में मैं आपसे बात करूं, मेरा माइंड 4 डिफरेंट प्लेसेस पे वर्क कर रहा है कि मैंने जाना है, वो लेना है, वो उठाना है, उससे करना है, स्टडी देनी है, बच्चों को पिक करना है, ड्रॉप करना है। मतलब ये जो एक महंगाई का आलम है इसके हवाले से भी है। मतलब हर वक्त हम लोग माइंड हमारा सोच विचार पे मसरूफ होते हैं। अच्छा, फिर थोड़ा सा जब हम रिलैक्स होते हैं मोबाइल फोन को उठा लेते हैं। अब मोबाइल फोन में डिफरेंट ऐप्स हैं, उसको मुसलसल ऑब्जर्व करते रहते हैं, कमेंट्स देते हैं, लाइक हम लोग करते रहते हैं। फिर क्या है कि हमें नींद नहीं आती, हम लोग मुसलसल मोबाइल यूज करते हैं। और सबसे जो मेन वजह है कि आजकल हमारे मुआशरे में सबसे ज्यादा इशू वो है इंसोम्निया का। मतलब है कि हर दूसरे बंदे को जो नींद का बहुत बड़ा इशू है, और यकीन करना कि रोजाना बंदे जितने भी पेशेंट्स आते हैं सबका एक ही इशू, सर नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। मैं समझता हूँ वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं कि जिनको इस दौर में 6 से 8 घंटे जो डीप स्लीप आती है। और वो डीप स्लीप उनको आती है जिनका फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा होता है। मेंटल वर्क तो होता है, फिजिकल एक्सर्शन चूंकि जब हम छोटे होते हैं तो मतलब हम ज्यादा खेलते कूदते हैं, फिजिकल एक्सर्शन करते हैं, उससे क्या होता है जिस्मानी थकान से हम लोग रिलैक्स होकर सो जाते हैं। और मतलब डीप स्लीप होती है जो हम लोग रात 10 बजे सोते, सुबह पहली आजान पे हम लोग उठ जाते हैं। जब हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा क्या है कि हर वक्त एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस में होंगे, रहेगा। बिल्कुल। और मतलब है कि हर वक्त हम एक टारगेट्स हमने सेट किए होते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं, बट हमारा जिस्म हमारा साथ नहीं देता। उसकी वजह क्या होती है कि हम फिजिकल तो बेड पे होते हैं, मेंटल कहीं और होते हैं। जब सुबह 6 से 8 घंटे नींद पूरी
करके उठते हैं, नींद पूरी बेसिकली होती नहीं है, असाब हमारे खिंचाव तनाव होता है। हर दूसरा बंदा यही बताता है कि यार मेरे नेक में बहुत पेन है, मेरे शोल्डर बहुत पेन है, टेनिस एल्बो हो रही है, हाथों में ग्रिप वीक हो रही है, मेरी स्पाइन में बहुत इशू है, मतलब वही पेन जो होता है लोअर बैक से लेग्स तक चला जाता है। वजह क्या है कि एक तो रेस्टलेस, सेकंड न्यूट्रिशन प्रॉपर ना, और तीसरी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं है। और असल जो चीज है फिर हमारा मैट्रेस है, जो हमारा मैट्रेस प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैट्रेस हमारे सॉफ्ट होते हैं जिससे हम लोग सारी रात सोते हैं, सुबह हमारा लोअर बैक हमारा बहुत ज्यादा पेन करता है। ये तो मतलब एक काजिश है। अब उसके बाद क्या है कि हर वक्त गुस्सा, मतलब है कि जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट है जो अचीव नहीं हम कर पाते तो डिप्रेशन, स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। फिर हम लोग के हर वक्त खामोशी में मुब्तला होते हैं, बैठे रहते हैं, यार मुझे सोचते रहते हैं। माँ बाप भी परेशान है कि बच्चा मेरा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, हंस नहीं रहा, हाँ। अपने आप में गुमसुम है। तो ये काजिज क्या है? ये मतलब एक तो आपके जिस्म में इम्यूनिटी नहीं है, सेकंड एक्सरसाइज नहीं है, थर्ड आप अपने आप को टाइम नहीं देते। जो टाइम आप फैमिली को देना चाहते हैं वो मोबाइल को दे देते हैं। अगर हम सोशल गैदरिंग में हम जाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हर बंदे ने अपना मोबाइल उठाया होता है, मतलब कोई किसी से हमारे दरमियान जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो कम हो चुका है। वो कम हो चुका है। और यकीन करना कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जब उनसे कम्युनिकेशन होती है तो वो एक जैसे होता है ना, एक तरसा हुआ बंदा होता है, यार कोई मेरे साथ बातचीत करे। जैसे पहले वक्त बुजुर्ग थे, बिल्कुल, वो मतलब हर वक्त किसी के ना किसी की तलाश में होते थे, उनकी बैठक होती थी रात में। एग्जैक्टली, आजकल गलियां भी खाली हैं। पहले ऐसा होता था कि मैच भी अगर देखा जाता तो गली में बैठ के देखा जा रहा है, फिजिकल इंटरेक्शन है, लोग गप्पे भी लगा रहे हैं, खा पी इकट्ठे रहे हैं। अब क्या है कि हर दरवाजा गेट बंद है। डेरे आबाद होते थे, मार्चों पे लोग बैठे हुए होते थे। हम देखते थे कि ग्राउंड्स किस कदर क्राउडेड होते थे और आजकल सब कुछ खाली है। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? उसकी वजह सिर्फ एक है, वो है मोबाइल फोन। हमारी प्रायोरिटीज बिल्कुल, हम लोगों ने अब कहीं भी जाना है, हम मतलब कुछ भी नहीं आ रहा, फिर उसको देखेंगे यार कोई आया मैसेज, मतलब कुछ साइकोलॉजिकली एडिक्ट है। पहले एक ड्रग भी नहीं, फिर भी आदत होती है कि फोन में उठा के टाइम देख लिया या कुछ भी कर लिया, मतलब ये आदत है। और नमाज के बाद भी लोग ऐसे मोबाइल देखते हैं जैसे कबूलियत का मैसेज आया हो। तो मैंने ये मिसेज भी मुझे बहुत ज्यादा गीला करती है। मैं भी बहुत आजकल ये, क्योंकि सऊदीया वाले तो यूज ही मोबाइल करते हैं, तो वो बेचारी बैठी रहती है बात करने के लिए, अम्मा भी। तो आजकल मेरी भी आदत बहुत गंदी हुई है। ये डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। डॉक्टर साहब आपसे जरूर इस बारे में बात करेंगे कि जहनी तनाव की वजूहात क्या है और इस जहनी तनाव को देखते हुए फिजिकल थेरेपी की कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ अयाज मोहम्मद साहब मौजूद है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान, और ओवरऑल पाकिस्तान से इनकी सिलेक्शन हुई, उर्दू कमेंट्री। सबसे पहले तो मुझे बताएं ना, एक आवाज तो होती बहुत जरूरी, लेकिन आवाज को बेहतर बनाने के लिए, उसको वैसे मेंटेन रखने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दी। 1 साल हो गया मुझे, मैंने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल कोई भी बोतल नहीं पीता, यानी किसी किस्म की सॉफ्ट ड्रिंक शामिल नहीं आपके रूटीन में? बिल्कुल। अगर कोई दोस्त जिद कर ले तो, क्योंकि हमारा काम ये कमेंट्री करना है और लोगों को एंजॉय करवाना है, और विदाउट कमेंट्री के कभी भी क्रिकेट मजा नहीं देती। अब मेरे फेवरेट कमेंटेटर्स हैं, टोनी ग्रेक है, नासिर हुसैन, रमीज राजा, तारिक सईद साहब, हसन जलील साहब, तारिक अजीज साहब को सुनते रहे उर्दू में, बानो कुदसिया को पढ़ते रहे, अशफाक अहमद साहब को। तो विदाउट कमेंट्री बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे बगैर आवाज के गाना चल रहा हो। तो क्रिकेट और कमेंट्री और क्रिकेट का ताल्लुक चोली दामन का हो गया, तो बगैर कमेंट्री के मजा ही नहीं आता क्रिकेट का। अब जैसे कि शाहिद आफरीदी ने छक्के लगाए और रमीज राजा साहब ने कहा यू ब्यूटी, अब वो अगर ना जुड़ा हुआ होता, अगर म्यूट करके देखे तो वो छक्के बेमजा से लगते हैं। इसी तरह जावेद मियादाद साहब ने छक्के लगाए थे शारजा में, तो कमेंट्री पीछे ऐसा मजा दोबाला कर देती है कि बस फिर एक एनर्जी आ जाती है, एनर्जी डबल, बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और रमीज राजा साहब ने, जो हमारे आइडियल भी, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे कमेंटेटर की तलाश है जो घर बैठे 10 साल बच्चे को क्रिकेट सिखाए भी, साथ टेक्निक्स भी बताए, और वो टेक्निक्स पर ही काम करके इन कमेंटेटर्स को ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। और इसके लिए यकीनन आपके पास ढेर सारी नॉलेज होगी, जो कि आपकी सिलेक्शन हुई फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं डोमेस्टिक क्रिकेटर भी हूँ, पीसीबी लेवल 1 कोच भी हूँ, और फिजिकल भी मैं हर तकरीबन गेम से जुड़ा रहता हूँ। हॉकी की कमेंट्री करता हूँ, क्योंकि हमारे डीजी खान से 4 प्लेयर नेशनल खेल रहे हैं, अरसलान कादिर वगैरह मेरे दोस्त हैं। डीजी खान से मेरे क्लब के लड़के पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोयटा ग्लैडिएटर में नाम आया अभी उनका। और हमारे शहर का, मेरे डोमेस्टिक में पाकिस्तान A खेल रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान भी रह चुके हैं। तो तकरीबन हर खेल में अब तो इतनी कमेंट्री की आदत हो गई है। मेरे टीचर ने एक दफा मुझे शतरंज की कमेंट्री पे बुला लिया कि शतरंज पे, अब मुझे शतरंज की चालों का भी नहीं पता। चले हम जरूर इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर रूमिया भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैम मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी जी प्लीज करें। मेरी ऐसी कैफियत हो जाती है कि मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, तो वो कोई चीज देख लूं, कोई कपड़े निकालूं, कुछ निकालूं, कोई चॉइस बच्चों के निकालूं, तो मुझे देख के ना घबराहट होने लग जाती है, दिल घबराने लग जाता है, रोने लग जाती हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जो कंडीशन है ना वो एक आपके जो क्वेश्चन है, ऐसा होता है कि मैं फिर बच्चों से को भी डिस्टर्ब करती हूँ, पढ़ने वाले बच्ची को देख के कहती हूँ कि भाई ये पढ़ी जा रही है, हाय अल्लाह इसके पास तो टाइम ही नहीं है। और खुद मैंने उन्हें बच्चों को लगाया पढ़ने की तरफ के, पढ़ो सारा दिन पढ़ो बेटा। मैं खुद जॉब में रही हूँ सारी उम्र और मैंने बड़े बच्चों को पढ़ाया, मेरे बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर बने हुए, बहुत मैं मेहनत करती रही हूँ, लेकिन पता नहीं अब मेरी ऐसी कैफियत हो गई है कि मुझे बस दिल घबराने लग जाता है। आप हमारे साथ कॉल पर ही रहें प्लीज, रोए मत, हम आपके साथ हैं। हम डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। इमोशनल बैगेज का भी एक फैक्टर होता है कि इन द बैक ऑफ योर माइंड बहुत कुछ चलता रहता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्लैशबैक्स, बहुत कुछ, तो शायद ये प्रॉब्लम उसी से एसोसिएटेड होगी। जो इशू है ना इनका वो है एक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। वो स्ट्रेस क्यों है? स्ट्रेस एक घर के अंदर बंद होने की वजह होती है। मतलब आप अपनी डिस्कशन नहीं कर सकते, आप अपने आप को मतलब शो ऑफ नहीं कर सकते, एक कमरे में बंद है। इनका जो ट्रीटमेंट बेस्ट है वो सबसे पहले तो आप अपने आप को इन्वॉल्व करें फिजिकल एक्टिविटी में। मतलब आपके घर के पास कहीं भी कोई पार्क है उसमें वॉक करें, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी तरह से योगा सबसे बेस्ट है। इनको ज्यादातर करनी चाहिए मेडिटेशन किसी भी ओपन एयर में बैठ के आराम से सांस इनहेल करें, एक्सहेल करें, लंबे लंबे सांस लें। और सबसे बड़ी चीज़ है अपनी नींद पूरी करें। जब ये एक्सरसाइज करेंगे इनका स्ट्रेस कम होगा। उसके बाद अपनी बैलेंस डाइट लें, जो मतलब इस वेदर के मुताबिक हैं, वेजीज हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, मिल्क है, एग्स हैं, ये लाजमी इस्तेमाल करें। और अटेंशन की भी काफी जरूरत है मेरा ख्याल है। देखो उसके लिए है इनकी काउंसलिंग, मतलब है कि अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर लाजमी करें, जो इनके फ्रेंड्स हैं उनके साथ लाजमी बैठें, उनके साथ तबादला ख्याल करें। ठीक है, कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी, कुछ और कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ, तर्जुमा भी करती हूँ। माशाल्लाह। अपने बच्चों के पास टाइम नहीं है, हस्बैंड शहर से बाहर होते हैं, उनसे भी जिसकर बाहर चली जाती हूँ तो मेरा दिल बहल जाता है, किसी के दरमियान बैठ जाऊँ तो बहल जाता है। लेकिन आपको ये महसूस होता है कि आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपको टाइम नहीं दे पाते? वो इतना ज्यादा मुझे समटाइम जब ऐसी कैफियत हो तब होता है कि हाँ मेरी बच्ची जा रही है, सारा दिन पढ़ाई में लगी हुई है, इसके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन फिर जब मैं नहीं वो पढ़ती तब मैं खुद ही बेटा नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बेटा पढ़ना है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी ऐसी कैफियत क्यों हो गई है। हर चीज में मुझे टेंशन हो जाती है, जैसे महंगाई हुई तो मुझे टेंशन हो जाती है, हाय अल्लाह कैसे होगा, हर चीज की टेंशन हो जाती है, समझ नहीं आती मेरे ये क्यों कैफियत हो गई। बस मैं रोने लग जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। मैं बहुत आपके घर में, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आप ये बता सकती हैं? बस 2 बच्चे, मेरे बेटा बेटी, और हस्बैंड शहर से बाहर होते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा मुझे कोई नहीं, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। थोड़ा सा बच्चा बेटा है तो वो तो जैसे होता है उसकी मुझे वो। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि हमने अपनी रूटीन में ऐड करनी है। अगर मैं अपनी, जितना मुझे मालूम है, अगर मैं कुछ ऐड कर सकूं तो वो यही होगा कि अटेंशन की जरूरत है और थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी की जरूरत है। इट कैन बी ट्रैवलिंग या कहीं बाहर कोई पिकनिक स्पॉट पे चले जाना। अगर वो भी नहीं हो सकता तो एटलीस्ट किसी खुले एनवायरनमेंट में अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, या अपने कोई सोशल सर्कल हो अगर आपका, अगर आप हमें अभी भी सुन रही हैं तो कोई सोशल सर्कल जिसमें आपकी फीमेल फ्रेंड्स हों, आप उनके साथ जाएं। आप, मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी शॉपिंग भी आपका मूड अच्छा कर देती है अगर आपका मूड हो तो। और अगर इसके अलावा अगर हम बातें करें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, तो अच्छा खाना, आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज। तो आई थिंक डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो बिल्कुल बेस्ट है, बहुत अच्छे आपने अल्फाज का इस्तेमाल किया। और ये चीजें करने से बहुत सारी चीजें, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि हर 3 से 6 महीने बाद आप लाजमी हिजरत करें। हम लोग चूंकि मोहल्ला की दौड़ मस्जिद तक हम लोग एक डब्बे में बांधे, हम लोग मतलब कोई सोशल सर्कल नहीं है। जैसे हमने स्टार्ट हम इसी चीज से किया कि स्ट्रेस डिप्रेशन क्यों होता है, जब हमारी कम्युनिकेशन नहीं होती। हम दिल की बात हम किसी से करना चाहते हैं, वो दिल की बात हम किसी से नहीं कर पाते, जब वो अंदर ही अंदर रहती है। जब अंदर ही अंदर रहेगी किसी को आप डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा।
आप जैसे आप एकदम मूड अच्छा क्यों होता है जब आप अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ बैठते हैं, वो आपकी यंग कन्वर्सेशन होती है, तो आप बड़ा इंजॉय करते हैं। मतलब जब उस तरह की जो कम्युनिकेशन नहीं होती तो डिप्रेशन स्ट्रेस ऑटोमेटिकली बंदा अपने पे अप्लाई कर लेता है। तो बेहतर है कि आप एक तो एक्सरसाइज लाजमी देखें। जिंदा रहने के लिए हमेशा मैं कहता 3 रास्ते हैं। नंबर 1 आपकी बैलेंस डाइट, नंबर 2 आपकी 6 से 8 घंटे की एक्सरसाइज, 6 से 8 घंटे की नींद, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज। जब आप 3 चीजों पे अमल नहीं करेंगे तो कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता। उसका जरूरी है कि इन 3 चीजों पे लाजमी आप अमल करेंगे। ठीक है, आप तक हमारी बात, हमारा जवाब, हमारा पैगाम जरूर पहुंच गया होगा। अयाज साहब हमारे साथ मौजूद है, आप शतरंज की बात कर रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। शतरंज पे काफी ज्यादा सोच के चालें चलनी पड़ती हैं, आपको पता है। तो वहां पे फिर शेरो शायरी ही काम आई, थोड़ा सा जिंदगी का तजर्बा काम आया क्रिकेट का, कि क्रिकेट में जो मैं कमेंट्री करता रहता हूं कि वो जो चाल चलते हैं और वो जो शॉट खेलते हैं, तो वहां पे भी अच्छा रहा। फाइनल था वो शतरंज का डीजी खान डिवीजन लेवल पे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा शतरंज के ऊपर भी। वैसे मैं समझती हूँ कि किसी चीज पर बात करने के लिए आपको ऑब्वियसली, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको नॉलेज होना जरूरी है। आइदर दैट इज एन आरजे। अब अगर आप एक आरजे हैं तो उसके लिए भी आपको माइक पर बात करने के लिए, कैमरा पर बैठ के बात करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। अब तो, ये जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, तकरीबन ये बातें हम राउंड अबाउट सुनते ही रहते हैं अपने इर्द गिर्द। और जब तक ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि जब तक हम सोशल नहीं होंगे, और मेरा 99% काम ही ना लोगों से मिलना जुलना है। मैंने आपको पहले बताया, डेली इंटरेक्शन, हाँ डेली इंटरेक्शन है। मैं अगर दोस्तों से ना मिलूं तो मैं तो अधूरा, मुझे नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने ब्लड बैंक कायम किया हुआ डीजी खान में अपने, और सोशल एक्टिविटी करती रहते हैं हम लोग। फिक्स इट हम चला रहे हैं, सरेआम की टीम के साथ हम लोग जुड़े हुए। एम्बेसडर ऑफ डीजी खान हमने बनाई हुई है, खास सोशल है। हाँ बहुत, और खवातीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक हमने एनजीओ बनाई हुई है लड़कियों के ऊपर, जो हम, क्योंकि हमारी जनूबी पंजाब में लड़कियां जो है वो बहुत दबी सी रहती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह डीजी खान से एक लड़की क्रिकेट टीम में भी आई है जनूबी पंजाब के मुल्तान रीजन की। तो अगर आप लोगों से नहीं मिलेंगे, तो ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है कि लोगों से इंटरेक्शन होना जरूरी है। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, मजहर साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि जो दिमाग में कमजोरी होती है। जी जी। हेलो जी जी, प्लीज कहिए। जी, मैं ये कह रहा था कि दिमाग में जो कमजोरी होती है, तालीम की वजह से, स्टडी करने से, या फिर वर्क करने से होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, और गुफ्तगू का दोबारा से आगाज करने से पहले हमारे साथ कॉलर हैं जवार साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? आप तो रेगुलर कॉलर बनते जा रहे हैं हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चीजें ऐसी लाते हैं ना जी, तो जो फिर दिल करता है कि कॉल करें। चले, बहुत शुक्रिया। तो आप भी अपनी तरफ से कुछ ऐड कीजिए हमारी आज के डिस्कशन में। आज की डिस्कशन बहुत अच्छी है। मैं जरा अयाज साहब से बात कर रहा हूँ पहले। जी जी जरूर। अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जवार साहब, क्या हाल है? क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि पीएसएल में आप जो है ना सरायकी भी कमेंट्री किया करें। असल में सरायकी को डीजी खान मुजफ्फरगढ़ मुल्तान से आगे कोई सुनता नहीं है। नहीं, हम तो सुनते हैं ना शौक से। हाँ, वो आपकी बात तो आता है ना, अपनी जबानों का मजा तो आता है ना जी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हमारी उर्दू है, और मैं तो वसेब भी सरायकी से हूँ। हमारी मट्टी 2-4 अल्फाज बोल दिए। हाँ, ना वो टच इंशाल्लाह मैं दूंगा, ये मेरा अज़म है पंजाबी और सरायकी का टच, क्योंकि मुझे इन्हीं वसेब और इन्हीं धरती से इज्जत मिली है। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह मैंने सरायकी का भी टच देना है और पंजाबी का भी टच देना है। बिल्कुल। और दूसरी ये पूछना था कि आपने इफ्तिखार अहमद, नसीम उल हक या हसन जलील साहब को देख के आपको शौक पैदा हुआ, जो कुदरती आपके अंदर था कुछ? जी बिल्कुल, ये चिश्ती मुजाहिद, हसन जलील, तारिक सईद साहब उर्दू कमेंटेटर, और उनके बाद रमीज राजा फेवरेट। हाँ जी। अब आप देखें ना कि अपना सईद साहब को सुने और हसन जलील साहब की एक जैसी आवाज है। बिल्कुल। पुरानी कमेंट्री हम सुनते हैं ना, तो हसन जलील साहब और सईद साहब जो ना एक ही आवाज लगती है।
ठीक है जी जवार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, आपने कॉल की। अच्छा अयाज साहब, बातें तो चलेंगी लेकिन थोड़ी सी कमेंट्री हो जाए। हाँ कमेंट्री क्यों ना हो जाए, बिल्कुल हो जाए, क्यों ना हो जाए। मैच चूंकि यहाँ पर नहीं हो रहा, लेकिन मैच करवा लेते हैं, कोई बात नहीं। कर लेते हैं, हाँ जैसे कि वो जिस वीडियो पे मैं सिलेक्ट हुआ उसकी 1 मिनट की मैं आपको कमेंट्री सुना देता हूँ, बल्कि 2-3 बॉलों की सुना देता हूँ, 2 बॉलों की। आमिर आए दौड़ते हुए, अच्छा बॉल था, अंदर आया उनका ये बॉल, हैदर के टो पे लगा है, अंपायर की उंगली हवा में उठेगी, अच्छी कॉल, रिव्यू लिया है आमिर ने, काफी खतरनाक साबित हो सकता है, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, अंपायर की उंगली हवा में उठी है और हैदर को जाना पड़ेगा पवेलियन वापस। बोझल कदमों के साथ हैदर पवेलियन लौटते हुए, पहली विकेट का नुकसान पहले ही ओवर में पहली ही बॉल पर। क्या बात है, क्या बात है। इस एनर्जी के लिए भी आई थिंक आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। आजकल के टाइम में एनर्जेटिक रहना डॉक्टर साहब मैं समझती हूँ कि बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपको प्रोग्राम शुरू करना है, उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको घर से बाहर कदम रखना है, आपको एनर्जी चाहिए, आपको सुबह आंख खोलनी है, उठ के नाश्ता करना है, चेंज करना है, यू हैव टू ड्रेस अप, आपको एनर्जी चाहिए। उसके लिए बेस्ट ये होता है कमेंट्स होते हैं, जब आपको आपकी किसी भी वर्ड्स पे जब दूसरा बंदा अप्रिशिएट करता है ना, तो उसी से बंदे को एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। अब क्या है कि अब भाई ने माशाल्लाह किया है, परफॉर्म किया है, कमेंट्री की है, उस कमेंट्री में ऑब्वियसली जिस अंदाज से इन्होंने डायलॉग्स को डिलीवर किया है, वो एक ऐसा मोमेंटम बना दिया कि जब वाकई हकीकत में सब कुछ ऐसा हो रहा है। और देखें आवाज की दुनिया में तो ऑब्वियसली कि आपको सिर्फ आवाज से ही आपने दूसरे बंदे को अट्रैक्ट करना है। आपने जब आप एक डिलीवर सही तरीके से डायलॉग नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो मोमेंटम नहीं रहेगा। अब क्रिकेट भी ऐसा है कि क्रिकेट में ऑब्वियसली कि आपको एक वो मोमेंटम बरकरार रखना पड़ता है। मतलब एक बॉल है हिट हुई, उसको वहीं से बॉल भागने से लेके हिट होने से लेके पवेलियन तक पहुंचने तक आपने उस बॉल के साथ साथ आधा कारनामा तो मैदान में हो रहा होता है, लेकिन जो आधे से ज्यादा काम होता है वो कमेंट्री का होता है। आई थिंक। अच्छा हमारे साथ कॉल पर थे, उन्होंने सवाल किया था कि दिमाग की कमजोरी। देखें बच्चों और बड़ों में एक जैसी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। वो क्या होते हैं कि हम जैसे मैंने शुरू में एक बात की थी कि हम एक वक्त में 4-4 चीजें हम लोग सोचते हैं। बच्चे आजकल बहुत ज्यादा डिप्रेशन में मुब्तला हैं। डिप्रेशन में क्यों हैं कि वो मतलब उनका फोकस नहीं है। फोकस क्यों नहीं है कि बार बार मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज करना, सोचना, अपनी जो लाइफ में जो एक स्ट्रगल है स्ट्रगल ना करना और माँ बाप से अपनी नजायज मतलब है कि फरमाइश करना। और फरमाइश ना मिलने पे अपने आप को नाराज कर लेना, डिप्रेशन में स्ट्रेस में हो रहा कि मुझे ऐसा भी होता है कि किताब सामने खुली है लेकिन अटेंशन कहीं और है। तो अब देखेंगे हमारे वो हमें वो स्किल्स नहीं मिल रहे बच्चों में जो एक पहले एक वक्तों में मिलते थे। अब क्या है कि हमें दुनिया जहान की सारी सर्विसेज अवेलेबल हो चुकी हैं, बट हम लोगों का वो क्रेज नहीं है, वो एक स्टेप नहीं है जिसमें जो एक बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जो जज्बा होता है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है, वो जज्बा नहीं है। असल में कुछ मुआशरा हमारा इस तरह से हो गया, हमारे नौजवान नस्ल जो है ना बहुत ज़्यादा ड्रग्स एडिक्ट हो चुकी है, मोबाइल फोन से एडिक्ट हो चुकी है। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव चीजें इतनी वो अपने ऊपर तारीख की हुई हैं, तो मतलब एक उनकी लाइफ में स्ट्रगल करने का वो जज्बा ही खत्म हो चुका है। और अक्सर मैं कहा करता हूँ मुख्तलिफ हेल्थ सेमिनार में, प्लीज आप अपने बच्चों को, मुझे भी सब लोगों को अपने बच्चों को टाइम देने चाहिए, बजाय जो आपने मोबाइल को जो टाइम दिया अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। देखिए साहब माजरत आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बस मैं ये सवाल नौजवानों की तरफ से भी है, खवातीन भी, मोबाइल से हम दूर कैसे रहेंगे, मोबाइल को कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब बड़ा कोई आपने इंपॉर्टेंट सवाल किया वैसे। एक चीज याद रखें, मोबाइल फोन है क्या? बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जो आपको, पहले तो एक था ना कि मुख्तलिफ मनशियात में लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, अब ज्यादातर मोबाइल में इन्वॉल्वमेंट है। आप देखें मोबाइल फोन बेल हुई, आपने कान के साथ लगाया, एक्सेसिव यूजेज से आपकी समाज खत्म हो रही है। नंबर 2, आप मुसलसल देखने से आपकी आईसाइट वीक हो रही है। नंबर 3, आपके ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं। नंबर 4, आपकी गर्दन के मसल स्ट्रेच होते हैं जो वर्टिब्रास को कंप्रेस करने के आपका सर्वाइकल इशू होता है। नंबर 5, आपका फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, मुसलसल आपने इस तरह से होल्ड करने से। टेनिस एल्बो हो रही है आपको, आपके हाथों की वीकनेस खत्म हो रही है, मतलब ग्रिप खत्म हो रही है आपकी। उसके बाद आपके सबसे बड़ा इशू है स्पाइनल कॉर्ड इशू हो रहा है, शियाटिक पेन होता है, बैक इशू हो रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा इशू है वो आपका स्टोमिक के हवाले से, और उससे बड़ा जो सबसे वो इंसोम्निया है, आपकी नींद खत्म हो चुकी है, आप फिजिकल बेड पे हैं, मेंटल अवे हैं। मुझे बताएं कि आपका दिमाग खत्म हो गया, आंखें खत्म हो गई, कान खत्म हो गया, आपके मोरे खत्म हो चुके, बाकी बचा क्या? अब आपके है हम अभी इस्तेमाल क्या करते हैं। मैंने पोस्ट की,
लोगों ने कमेंट्स दिए, उसको मैं एंजॉय करूं, अपने आप को हैप्पी कर रहा हूं मैं, यार मुझे कमेंट्स मिले, इतने लाइक्स मिले, इतने, उसको क्या करेंगे? एक चीज है ना, आपको कोई पैसे मिल रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं, क्या मिल रहे हैं? आपकी सेहत खराब हो रही है, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मतलब जिंदगी में जो आगे बढ़ने का जो आपका एक जज्बा है वो खत्म हो रहा है। आपकी सोच नहीं है, आपकी सोच मोबाइल तक ही महदूद हो चुकी है। हम छोटे थे, हमें ये चीजें नहीं मिलती थी, हम बार बार सोचते थे यार मैंने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे स्ट्रगल कैसे करनी है, मुझे मेहनत कैसे करनी है, मुझे आगे अपने आप को आगे क्यों कैसे लेके जाना है। देखिए मैं 2005 में स्पोर्ट्स में था, मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दी, मैं 18 में एंड में इमरान खान से इंस्पायर होकर दोबारा स्पोर्ट्स की। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में मैंने 5 मेडल विन कर लिए, बैंकॉक खेला, नेशनल गेम्स के लिए, कोर एम्बेसडर कप, कोविड में गोल्ड मैंने ले लिया। इसी तरह से मैं अब तक कह रहा हूं, मतलब जिंदगी में एक बात याद रखें, ये राज है हर मोबाइल से दूर रहने का। मेरे एक मोहसिन है डॉक्टर उस्मान साहब, खरीगाल प्रोग्राम भी करते हैं, वो कहते हैं कि करता हूं, उनके मिलियनियंस में फैन है, वो कहते हैं मैं पोस्ट करता हूं फौरन डिलीट कर देता हूं, व्हाट्सएप भी और वो भी, ताकि बैक जो फीडबैक आएगा ना वो बाद में मैं देख लूंगा 1-2 दिन के बाद। ये भी उनका अच्छा आइडिया है, वैसे अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी आइडिया। हम तो यहाँ बैठे रहते हैं, कौन कमेंट करेगा, कौन लाइक करेगा, थोड़ी देर बाद। अच्छा अब कितने लाइक हो गए होंगे, अब किसका कमेंट आया होगा, मैं समझती हूँ ये बड़ा मसला है। अच्छा यार साहब, वैसे आपके प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर गोल्स, आपने क्या सोचा अपने लिए, क्या करना है? फ्यूचर प्लान तो अल्लाह मियां ने रास्ता दिखा दिया है। अब के फ्यूचर प्लान ये है कि ख्वाब है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जैसे ऑफिशियल्स हमारे मुल्क है साथ में, उनके कमेंटेटर्स जाते हैं और ऑफिशियली हर बोर्ड का कमेंटेटर्स पैनल होता है। आपने अभी भी देखा होगा पाकिस्तान सुपर लीग, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, 6 लोगों का पैनल, वकार यूनुस टॉप पे थे। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि उस कमेंटेटर्स पैनल का हिस्सा बनना और उर्दू जबान को, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करना, अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना और पूरी दुनिया में उर्दू जबान की पहचान को एक दफा फिर उजागर करना, असल एम, असल मकसद मेरा ये है। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारी अपनी जो जुबान है, लैंग्वेजेस है, वो डेड होती जा रही है और उनका एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो इसीलिए तो वो कहते हैं कि फिजाओं में लफ्जों से जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। हमारे लोगों में अब इतनी उर्दू के अंदर इंग्लिश जबान मिक्स होती जा रही है कि हम उसका सहारा लिए बगैर कोई लफ्ज भी मुकम्मल नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा था ओवरऑल? ऑब्वियसली अच्छा रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें जो आपने खुद महसूस की होंगी अंदर ही अंदर, जब आपका इंटरव्यू हो रहा होगा या आपकी सिलेक्शन हो रही होगी, वो जो प्रोसीजर था, आपने अभी मेंशन किया रमीज राजा साहब ने खुद आपका वो ऑडिशन लिया था, तो कैसा रहा, क्या फीलिंग थी आपकी? अच्छा, वो हम एक्चुअली हम ये समझा बड़ा आसान सा होगा, लेकिन जब कंपटीटर देखे, जो मद्दे मुकाबिल लोग थे, पूरे पाकिस्तान से टॉप 20 आए हुए थे, अपनी फील्ड के माहिर लोग आए हुए थे, चकवाल से लेके कराची तक और कराची से लेके कश्मीर तक लोग आए हुए थे, तो जब फिर पता लगा यार मुकाबले की बड़ी अहमियत है और वॉइस ऑफ पाकिस्तान बड़ा टाइटल है, तो फिर जब उनके साथ होटल रूम्स शेयर किए, आर्गुमेंट्स हुए और उनके साथ तबादला ख्याल हुआ, फिर इस मुकाबले की अहमियत, और फिर हमें सडनली बताया गया, हमारे डायरेक्टर थे शोएब साहब, शोएब इरफान, उन्होंने बताया कल रमीज राजा आ रहे, फिर एक्साइटमेंट और एक एनर्जी लेवल और बढ़ गया। तो जब सामने बैठे थे और सबसे जो चैलेंजिंग मरला था ना, वो था झलकियों पे कमेंट्री करनी है। इधर से आमिर बॉल कराता था, उधर से हैदर उड़ता जा रहा है, तो अचानक पता लगता था कि करना क्या है। लोग शायद ये आसान समझ रहे हैं कि ये इस तरह से आराम से कमेंट्री, और मैं आपको बताऊं कि 1355 से ज्यादा लोगों ने वीडियोस डाली थी। टॉप 20 का इंतखाब करना, आप बेहतर जानती है, एक टीवी स्टेशन में बैठी हैं, कि कितना ज्यादा मुश्किल है लोगों को चूज करना। तो ये कोई अल्लाह की खास करम नवाजी है, कोई मदीने वालों का, कोई नजफ वालों का करम नवाजी है, लोगों की असल में मोहब्बत, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि वो सोशल लोगों से जुड़े रहना, तो ये मुझे अल्लाह ऐसे रास्ते बनाता गया। और फिर जब टॉप 5 में आया, फिर सोशल मीडिया पे एक जंग हुई इसकी, कि सोशल मीडिया पे पीसीबी ने ये वोटिंग कराई कि आप किसको सुनना चाहते हैं। अच्छा, नहीं सोशल मीडिया पर इसको लाया गया और इसकी वोटिंग हुई सोशल मीडिया पे। मेरे साथ 4 मेरे कंपटीटर थे, एक इस्लामाबाद से खातून थी, एक कराची से मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे, एक सियालकोट से मेरे दोस्त थे रजा भाई, ग्रेट पर्सन, और एक लाहौर से थे। फिर हमारी वोटिंग शुरू हुई, 3 दिन तक वोटिंग रही, क्योंकि इनाम बहुत बड़ा था, प्राइस बहुत बड़ा था। PSL के फाइनल में 2-2.5 लोग, और पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा हो, 200 से ज्यादा कैमरे आपके ऊपर हों, और आपको तारिक सईद, मरीना इकबाल, जैनब अब्बास, वकार यूनुस, टोनी ग्रेग, इनके साथ जाके बैठ के मौका मिलना हो, तो रमीज राजा खुद वहां पे हो, तो कमेंट्री करने का मौका मिलना हो। तो ठीक है जी, बात को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जो गुफ्तगू चल रही है उसको जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस। एक दफा फिर से आप तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रियाज मोहम्मद साहब, वॉइस ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या हमारे डेली लाइफ में ये ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई प्रॉब्लम है सबसे पहले मेडिकेशन, व्हाई डोंट यू गो फॉर थेरेपी? हम थेरेपी को तो कोई चीज कंसिडर करते ही नहीं। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज, इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज हमारी ये डेली प्रैक्टिस है दैट वी गो फॉर मेडिकेशन क्वाइट अर्ली, कि कोई भी प्रॉब्लम है पैराडोल खा लो सही हो जाएगा, बैक पेन है पैराडोल खा लो सही हो जाएगा। तो ये क्या है? देखें, बात यह है कि हम मुश्किल काम करने से डरते हैं। कौन जाए उनके पास, कौन इतनी देर इंतजार मुश्किल काम करे। सही, लेकिन उसका इफेक्ट लाइफ टाइम लाइफ में तो वही है कि आप अगर मुश्किल प्रोसेस से गो थ्रू होंगे तो आसानियां आएंगी। जब मुश्किल प्रोसेस से गो थ्रू नहीं होंगे तो आसानियां कहां से आएंगी? हमारे बच्चे मुश्किल प्रोसेस से क्यों नहीं गो थ्रू होते? मतलब थोड़ा सा मुश्किल हर्डल्स आती हैं, वहीं डिप्रेशन में मुब्तला हो जाते हैं। क्यों? उसकी वजह है ना, उसकी वजह न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, हमारी ग़िज़ा अच्छी नहीं है, ग़िज़ा लेते नहीं है, जंक फूड पे इस्तेमाल है, सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल है, ओवरवेट हम लोग हो जाते हैं, उससे तरह तरह की बीमारियां में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, तो ख्याल रखने के लिए जरूरी कि हम एक्सरसाइज पे ज्यादा एक्सरसाइज करें। और जहां तक है आपका सवाल कि हम मेडिसिन का सहारा ले लेते हैं, बेसिकली ये पहले तो पाकिस्तान में था, अब अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। अब लोगों को पता है कि यार अगर देखें जो पेन है इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ पुअर लाइफस्टाइल। मतलब क्या आपने वेट लिफ्ट किया, आपका मसल स्ट्रेच हो गया, जो स्ट्रेच होगा नर्व कंप्रेस करेगा, वो पेन नीचे रेडिएट होगा। अब उसमें क्या है कि सारे मसल्स की इम्बैलेंसमेंट है। मसल्स को बैलेंसिंग के लिए जाहिर बात एक थेरेपिस्ट है जो उसको अंडरस्टैंड करता है कि आपका बॉडी का कौन सा मसल्स किस तरह से स्ट्रेच है, उसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, किस तरह से मोबिलाइज करना है, किस तरह से एक्सरसाइजेस से इसको एक्टिवेट करके स्ट्रेंथनिंग कैसे देनी है। ये एक आसान प्रोसेस है। अगर वैसे भी अगर हम रोजाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज करेंगे तो कभी दर्द नहीं होगा। अब दर्द का एक आप खुद एनालाइज करें कि जब मुसलसल 3 घंटे गर्दन को नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद आप बड़े इरिटेट होंगे, आप अपने आप को ऐसे मतलब शेकिंग करेंगे आप। उसकी वजह कि आपके मसल्स में ताकत नहीं है। आप देखिए हर दूसरे बंदे को गर्दन की तकलीफ है, सर्वाइकल इशू है, हर दूसरा बंदा फ्रोजन शोल्डर में है, हर दूसरा पहला बंदा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में मसरूफ बैकेज इशू में है। वो क्यों है? एक्सरसाइज नहीं है, अब सोने का तरीका नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में पोस्चर, जो हमें सारी जिंदगी हमें पता नहीं होता है, उठना कैसे, बैठना कैसे, लेटना कैसे है, हमारा मैट्रेस कैसे होना चाहिए, हमारा पिलो कैसे होना चाहिए, तकिया कैसा होना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं पता। और हमें अगर कमर की तकलीफ है, कमर से दर्द टांग में जाता है, हमें बादी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। हमें हम वो सच्चा अब कई पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनको शियाटिक है, उनको मना इसलिए किया जाता है कि बादी चीजों को इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह लॉजिक क्या है कि देखें आप चलते फिरते हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है। जब एक स्टोमिक आपका सही, स्टोमिक बेसिकली एक इंजन है, उसने पूरी बॉडी को लेके चलना है। जब आपका इंजन ही वीक हो जाएगा तो आप कुछ नहीं, जगह जगह मुझे आपकी ये बातें बहुत शिद्दत से याद आई थी। अभी पिछले दिनों ही मैं जब सुबह उठी तो मेरी गर्दन इस जानिब मूव नहीं कर रही थी, तो पोस्चर से रिलेटेड मुझे आपकी बातें इतनी याद आ रही थी कि मुझे समझ नहीं आता, मेरी रोने वाली हालत हो रही थी, मैं क्या करूं। तो मुझे उस वक्त बड़ी जरूरत थी कि आप होते, आप मुझे एटलीस्ट कुछ बताते। मतलब आई कुड नॉट मूव लाइक दिस, आई कुड नॉट मूव लाइक दिस। मैं इसे यूं कर पा रही थी लेफ्ट पे, राइट ऊपर नीचे मैं नहीं कर पा रही थी। इट वॉज सो पेनफुल। लेकिन 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, वो ऑटोमेटिकली खुद ठीक हो गया। अब उन 3 दिनों में मुझे मालूम ही नहीं था कि मैंने क्या करना है। देखिए तकलीफ उस वक्त तक महसूस है जब तकलीफ होती है, जब तकलीफ जाती है वो सालों का मसला, अच्छा पता नहीं शायद कभी हुई थी या नहीं थी, वो कि माजी में चला जाता है कि बट हमें अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को लाजमी बताना चाहिए कि आप जब भी बैठें आप अपनी बैग जो है ना, आपका ट्राउजर पीछे टच होना चाहिए। ताकि आपके लॉन्ग सीट या मोबाइल भी यूज करें तो आप इस तरह से आप बैठे के बजाय आप अपने शोल्डर को ड्रॉप कर दें। अब एक शोल्डर को ड्रॉप करने से आप देखें कि आपको एक वक्त में गर्दन की तकलीफ, कंधे की तकलीफ, कोहनी की तकलीफ और उंगलियों की तकलीफ, ये आपकी शुरू। सबसे बड़ी चीज आपका सारा प्रेशर स्टोमिक पे पड़ता है, जिसे कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल होता है। मतलब सिर्फ बैंड डाउन बच्चों में देखें सही, उनके भी हर बच्चों में इतनी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, गैस ट्रबल इशू है। ये फाइबर डाइट उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं करनी। और फिर रही कसर एक्सरसाइज, पहले तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स होती थी। अब तो ये देखें कि अगर हजारों की तादाद है, सिर्फ एक कुछ बच्चे होते हैं, टीम बड़ी मुश्किल से बनती है। अब टीम बहुत ग्रास रूट पे काम नहीं हो रहा। सारा साल स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी नहीं होती, 2 दिन स्पोर्ट्स डे के तौर पर मना लिया जाता है, या हार्डली चले 1 हफ्ता। 1 साल से 1 हफ्ता कोई कंपैरिजन नहीं है। 1 साल में 1 हफ्ता आप स्पोर्ट्स को दे रहे हैं, तो ये तो ज्यादती हुई ना।
स्कूल्स में पहले एक स्पोर्ट्स टीचर थे, अब स्कूल्स में अगर स्पोर्ट्स टीचर है उन्होंने बैठ क्योंकि जगह ही नहीं रही, जगह नहीं है। देखिए बात है जगह देखो क्रिएट करनी पड़ती है। अब इतनी सी जगह ना, इतनी सी जगह पे सब कुछ हो सकता है। अब मैंने क्रिकेट खेलनी है, अब मैंने जस्ट बॉल को हैंड कर लेना है, मैंने बॉल पकड़ के मैंने बॉलिंग भी मैं करवा सकता हूँ, मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ, मैं कैचेस प्रैक्टिस भी कर दूँ, मैं फील्डिंग भी कर सकता हूँ। एक खेलने वाला बंदा हो, मतलब एक जगह पे कहते हैं मैं यार कौन सुबह ग्राउंड में जाए, भाई आप 4x4 जगह पे आप सारा कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, आप खड़े खड़े जॉगिंग कर सकते हैं, खड़े खड़े बेस वॉक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट वर्क। अयाज साहब आप भी कुछ ऐड करें ना, बिकॉज वही खेलों की बात हो रही है, तो खेलों की बात करते हुए हम अपनी फिटनेस को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। वो डॉक्टर साहब ने कहा ना आजकल प्लेयर भी टिकटॉक कर आ रहे हैं, जो इनका हमारा दौर था ना, वो सारे एक शॉट लगाते पूरा हफ्ता वही शॉट चलती रहती है। असल में पहले प्लेयर मेहनती, जो हमारे 10 से 15 साल पहले आप देखें जितनी क्रीम मिली है, जितने अच्छे प्लेयर मिले वो वहां से मिले। आप देखें स्टार प्लेयर्स जो थे अभी तक सुपरस्टार आ ही नहीं रहे। उस टाइम क्या होता था, अगर नेट का टाइम 2 बजे है तो हम 1 बजे ग्राउंड आते थे। स्कूल से इतनी खुशी होती थी कि स्कूल से भागे भागे घर जाते थे, साइकिलें चला के बाइक चला के फौरन पहुंचे, जल्दी से चेंज करें, अम्मा रोटी हाथ में लेके बैठी होती थी, हम कहते थे हमने ग्राउंड जाना है। तो ये जो सबसे बड़ी मुसीबत का नाम लिया मोबाइल ने ना, अच्छा प्लेयर भी अब टिकटॉकर ही आते जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिन प्लेयर्स को 4 से 5 घंटे ग्राउंड में देने चाहिए वो 1 घंटा आता है, क्लिप बनवाता है और पूरी दुनिया को बता के चला जाता है मैं तो ग्राउंड में गया था। लेकिन जो ऊपर प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, माहिरीन बैठे हैं, अब तो स्कूल लेवल पे इतनी क्रिकेट कर दी है रमीज राजा ने। स्कूल लेवल से लेके गर्ल्स की क्रिकेट, बच्चों की क्रिकेट, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 14, अंडर 15, अंडर 19 तक हर ग्रास रूट लेवल पे इतनी इनको मौके मिल रहे हैं। हमारे दौर में तो ये मौके देखिए, हमारे दौर में PSL नहीं थी, पाकिस्तान टॉप करके हम बाहर बैठे होते थे, तब कंपटीशन भी ज्यादा था, कब बारी आएगी। अब इनके पास चांसेस भी ज्यादा हैं और इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वही मोबाइल जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मोबाइल दूसरी अदर एक्टिविटीज ज्यादा हैं। तो जिसकी वजह से ये यानी कि ये सोच रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है, एक्चुअल ये ज्यादती माशरे के साथ कर रहे हैं, अपने जिस्म के साथ कर रहे हैं, मेहनत ना करके। ग्राउंड को 6 घंटे देने चाहिए, ये 1.5 घंटा आते हैं, क्लिप बनाते हैं, मैं तो ग्राउंड गया था। दैट्स द पॉइंट। मतलब ये है वो मसाइल जिनकी वजह से ये आगे नहीं जा पा पर एक्चुअली हम लैक कर रहे हैं। ठीक है अयाज साहब, कमेंट्री की बात करते हैं। अभी ब्रेक पर भी मैं आपसे जानना चाह रही थी कि कौन से ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनका आपने जरूर ख्याल रखना होता है, अदर देन बीइंग अलर्ट, कॉन्शियस रहना है, स्क्रीन पर नजर, मैदान पर नजर, और आपने डिलीवर करते रहना है कॉन्स्टेंटली, देयर इज नो ब्रेक, देयर इज नो पॉज। अब आपने और क्या चीजें फॉलो करते रहना है? सबसे पहले तो टेक्निक्स है कि कौन सी शॉट कहां लग रही है, ठीक, और दूसरी बात कि कौन क्रीज कैसे यूज कर रहा है बॉलर, और तीसरी बात सबसे अहम कि बैट्समैन ने कौन सी शॉट मारी है। भी इनिशिएटिव जो लिया PCB ने और रमीज राजा ने किया ना, हमने 10 साल के बच्चे को घर बैठ के कमेंटेटर के जरिए क्रिकेट सिखानी है। उनका ये एम है, उनका ये गोल है, और उन्होंने ये इस मकसद को हिट करने के लिए अच्छे लोग इसीलिए वो इन्वॉल्व किए हैं इन चीजों में। तो अब दूसरी बात यह है कि जब आपने बिल्कुल कहा कि वक्फा नहीं है, पॉज नहीं है टीवी पे, सबसे अहम बात जो है वो बानो कुदसी और तारिक अजीज वाली के, हमने हर उस बंदे को माइक पे बैठ के इज्जत देनी होती है कि जिसको कोई जानता भी ना हो, कोई ऐसी गैर इखलाकी बात भी नहीं करनी, कोई ऐसा कमेंट भी नहीं करना कि लोकल लेवल पे क्रिकेट हो रही है या लोकल लेवल पे कमेंट्री हो रही है, क्योंकि आपको दुनिया सुन रही है। और शायद मैं लोगों के दिलों में इसीलिए घर करता गया कि मैं रेडी वाले का नाम भी याद कर लेता था ग्राउंड में आए हुए, कि मैंने उसको भी रिस्पेक्ट देनी है कि वो हलाल रोजी कमा रहा है। पापड़ वाला भी जा रहा है तो चाचा नबी पापड़ वाला जा रहा है, तो मुझे उसका नाम भी याद होता था कि यार ये हलाल रोजी तो कमा रहा है, कोई शॉर्टकट नहीं अपना रहा। तो उनकी शायद दुआएं लगी, खास तौर पे मेरी वालदा की दुआएं लगी, मेरे घर वालों की बहनों की दुआएं लगी, तो मैं उनके नाम भी याद करता था ग्रास रूट लेवल पे कि यार मुझे इनके नाम भी नहीं भूलने। और जब आपको पूरी दुनिया सुन रही होगी कि कोई ऐसा लफ्ज स्लिप ना हो जाए, कोई ऐसा जबान स्लिप ना हो जाए कि किसी की दिल आजारी, मतलब आपने इतना अलर्ट रहना है। इतना अलर्ट रहना। ठीक है, आपको बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे मेहमान बने और आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि हमने आपकी प्रेजेंस को, आपकी बातों को बहुत एंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा भी है। डॉक्टर साहब, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या कहना चाहेंगे? देखें, एक बहुत सिंपल मैसेज है, प्लीज अपने आप को अगर हमेशा तंदुरुस्त, तवाना और यंग रखना चाहते हैं ना, तो अपनी बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज
करें और 6 घंटे की नींद करें। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप इस पे फोकस करेंगे, फॉलो करेंगे, कभी आपको हॉस्पिटल जाने, डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमीर अल्ताफ खान साहब, फिजिकल थेरेपिस्ट, अक्सर औकात हमारे साथ मौजूद होते हैं और हर दफा नई से नई चीजें डिस्कस करते हैं। आपकी मेहरबानी है। इसी के साथ एक दफा फिर से जुम्मा तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक 10:05 पे। तब तक अपनी होस्ट महाजबीन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।